सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो एंड जय हिंद। इकोनॉमिक्स हम लोग का चल रहा था और इकोनॉमिक्स में हम लोग सारे चैप्टर्स को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिए। आज के बाद हमारे इकोनॉमिक्स में बस एक चैप्टर रह जाएगा, वो है गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, जितनी भी गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं हम लोग बस वो देखेंगे और कल ये भी हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का इकोनॉमिक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आप लोग का सिलेबस जो है कम्प्लीटली होलिस्टिक वे में कवर हो चुका है, आपका सीडीएस एंड सीएपीएफ का। राइट, एंड ये पूरा जो कोर्स है ये आपके केवल सीडीएस सीएपीएफ नहीं, सीएसई में भी काफ़ी हेल्प करने वाला, और स्टेट पीसीएस भी आप आसानी से एटलीस्ट प्रीलिम्स तो क्वालीफाई कर जाओगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं तो हम लोग मल्टीपल चैप्टर यहाँ पे पढ़ रखे हैं। वी हैव अंडरस्टूड द ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हम लोग ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी से स्टार्ट किए थे। प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ें, आरबीआई पढ़ें, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ें, इन्फ्लेशन पढ़ें हम लोग, इसके बाद बजट पढ़ें, टैक्सेशन पढ़े हम लोग। राइट, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़े, पॉवर्टी पढ़ें, बैंकिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़े थे। राइट, और जो बचे हुए पार्ट हैं, राइट, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर इनकम क्या होता है। आज पढ़ेंगे हम लोग कि आपका ये जीडीपी क्या है। ठीक है, पोटेंशियल जीडीपी क्या है। राइट, ठीक है, इसके अलावा मनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, इसके अलावा मार्केट भी पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मार्केट क्या होता है, चार तरह के जो मार्केट होते हैं, हम लोग उस मार्केट स्ट्रक्चर को भी आज यहाँ पे देखने वाले हैं। ऑलराइट, चलो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जितना भी समय लगे, डेढ़ दो घंटा, एक घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटा, जितना भी समय लगे, पेशेंस रख के बैठना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर ये होने वाला है। राइट, स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स हम लोग आज का। तो पहले बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस। माइक्रो क्या होता है? माइक्रो होता है आपका इंडिविजुअल लेवल पर। यहाँ पर क्या होता है? इंडिविजुअल लेवल पर। ठीक है, और मैक्रो क्या होता है? मैक्रो क्या होता है? आपके नेशनल लेवल पर। राइट, ये आपके नेशनल लेवल पर होता है। ठीक है, तो जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल एज अ इकोनॉमिक यूनिट। यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पर जो है, इंडिविजुअल लेवल पर जो है आपकी ये क्या बोलते हैं, बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे पूरे इकोनॉमी के बारे में बात होता है, पूरे कंट्री के बारे में बात होता है, पूरे नेशन के बारे में बात होता है। ठीक है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे जो टूल्स इस्तेमाल होता है वो सिंपल डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, राइट, कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ये टूल इस्तेमाल होता है। राइट, इसको समझने के लिए एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। राइट, आप डॉक्टर जो है, आप पेशेंट हो और डॉक्टर के पास जाते हो। राइट, डॉक्टर बोलता है आई हैव टू एडवाइस फॉर यू, आई हैव टू पीसेस ऑफ एडवाइस फॉर यू। ठीक है, पहला क्या है? ईट हेल्दी, एक्सरसाइज एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका माइक्रो एडवाइस। ये क्या हो गया? आपका माइक्रो एडवाइस इंडिविजुअल लेवल पर, कि अच्छा खाओ, एक्सरसाइज करो और अपना ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया आपका माइक्रो एडवाइस। लेकिन बात करें मैक्रो एडवाइस के बारे में, बात करें मैक्रो एडवाइस के बारे में, तो डॉक्टर क्या बोला यहाँ पे? डॉक्टर बोलता है होप द इकोनॉमी डजंट क्रैश सो दैट यू कैन अफोर्ड द हेल्थ केयर। ठीक है, राइट, तो यहाँ पे कंप्लीट इकोनॉमी के बारे में बात किया गया, पूरे कंट्री के बारे में बात किया गया, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बात नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपको माइक्रो एंड मैक्रो का डिफरेंस जो है क्लियर हो गया होगा। माइक्रो इज अबाउट यू। ठीक है, इज अबाउट इंडिविजुअल पीपल, योर चॉइसेस, इंडिविजुअल चॉइसेस। बट मैक्रो जो है इट इज अबाउट द होल इकोनॉमी। राइट, पूरा इकोनॉमी, जिसकी वजह से आप भी प्रभावित होगे। ठीक है, चलिए, तो हम लोग डिफरेंस समझे हैं माइक्रो का और मैक्रो का। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम क्या होता है? तो एक मिनट वेट करना।
जस्ट मिनट, है ना, एक सेकंड। हाँ चलो, तो नेशनल इनकम क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर पूरे कंट्री में कितने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसको बोलते हैं नेशनल इनकम, उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। ये एक तरीका है ये मेजर करने का कि कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ जो है किस तरह से हो रहा है। तो अब आप लोग बोले भैया तो फिर जीडीपी क्या है? दोनों तो सेम ही हो गया, राइट? जीडीपी और नेशनल इनकम सेम ही हो गया। नहीं, दोनों में फाइन डिफरेंस है। फाइन डिफरेंस क्या है कि अगर जीडीपी को आप देखते हो, हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं जीडीपी को, राइट? आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप जीडीपी के डेफिनेशन को देखो तो यहाँ पे बोला आता है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री इन अ ईयर। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में एक कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो आपकी जीडीपी के अंदर आते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि जीडीपी में देश के लोग, राइट, जो लोकल्स हैं, जो इंडियंस हैं वो, और फॉरेनर्स, वो दोनों मिलकर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। ठीक है, जीडीपी में दोनों मिलकर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। ठीक है, जहां तक नेशनल इनकम के बारे में बात करें, नेशनल इनकम के बारे में बात करते हैं, तो नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम आपकी अर्निंग है, मतलब जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, केवल उनकी अर्निंग के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम द अब्रोड। ठीक है, तो नेशनल इनकम में फॉरेनर्स जो हैं वो इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे केवल इंडियंस जो नेशनल्स हैं, राइट, जो सिटीजन्स हैं वो इंक्लूडेड है। ठीक है, आई होप ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे जीडीपी के बारे में मेंशन किया हुआ है कि ऑल कार प्रोडक्ट्स इन इंडिया इंक्लूडिंग टोयोटा एक जापानीज कंपनी है, आपको पता होगा, राइट? तो जितनी भी कार कंपनी है भारत में इंक्लूडिंग टोयोटा, राइट, और जो आपकी भारतीय कार कंपनी है टाटा, ठीक है, तो अगर टोयोटा और टाटा ये दोनों मिलकर कंट्री में कुछ बना रहे हैं, राइट, कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या कोई सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये लोग गुड्स ही प्रोड्यूस करते हैं, राइट, तो उसके वजह से क्या होता है? आपका जीडीपी बढ़ रहा है। लेकिन नेशनल इनकम के बारे में बात करें तो ओनली द मनी, मतलब यहाँ पे हम लोग ना केवल टाटा को लेंगे, यहाँ पे हम लोग टोयोटा को नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लोग केवल और केवल टाटा को लेंगे, क्योंकि वो हमारी कंपनी इंडियन कंपनी है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जीडीपी और नेशनल इनकम के बारे में एक बात लिखा हुआ है कि जीडीपी क्या बोल रहा है? जीडीपी बोल रहा है आई काउंट एवरीथिंग प्रोड्यूस्ड हियर इवन इफ इट इज फॉरेन मेड। ठीक है, राइट, मतलब हर चीज जो कि इस कंट्री में, इस पर्टिकुलर एरिया में, इस कंट्री में जो है बनाया जा रहा है, चाहे वो फॉरेनर आके बना रहे हो, हम उन सबको काउंट करेंगे। ठीक है, बट नेशनल इनकम क्या बोल रहा है? आई ओनली काउंट व्हाट आवर पीपल मेड इवन इफ दे वर्कड अब्रॉड। ठीक है, तो मोरल क्या है? मोरल ये है कि जीडीपी क्या है? जीडीपी इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन इनसाइड द कंट्री। जीडीपी क्या है? पूरे कंट्री के अंदर जितना भी टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, आपके देश के अंदर जितना भी टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो गुड्स का प्रोडक्शन हो, चाहे वो सर्विस का प्रोडक्शन हो, राइट, है ना, चाहे वो आपकी नेशनल कंपनी कर रही हो या फिर इंटरनेशनल कंपनी कर रही हो, उन सबको मिला के क्या बोलते हैं हम लोग? उन सबको मिला के बोलते हैं जीडीपी। वो जीडीपी बढ़ा है आपका, वो कंट्री का जीडीपी बढ़ा है, राइट। और नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम इक्वल टू टोटल अर्निंग्स ऑफ द सिटीजन्स। आई होप इन दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा, बार बार हम गुड्स एंड सर्विसेज बोल रहे हैं, जिनको नहीं पता उनको बता दें गुड्स सर्विसेज क्या होते हैं, राइट? गुड्स सर्विसेज वो होते हैं, जैसे गुड्स क्या हो गया? गुड्स वो हो गया, राइट, जो आप टच कर सकते हो, आप छू सकते हो, आप इस्तेमाल कर सकते हो, राइट, है ना? गुड्स क्या हो गए? वो चीज़ जो आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, उनको आप गुड्स बोलोगे, जिसको आप टच कर सकते हो। ठीक है, सर्विसेज क्या है? राइट, जो आपको जो आप टच नहीं कर सकते हो, राइट, फॉर एग्जांपल माय टीचिंग स्किल्स, जो हम आपको टीच कर रहे हैं, वो आपका सर्विसेज के अंदर आता है, राइट। आपकी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है वो आपके सर्विसेज के अंदर आएंगी, है ना। ट्रांसपोर्ट आप कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट में आप ऑब्वियसली बस या कार के अंदर बैठे हुए हो, है ना, तो वो गुड्स है। लेकिन वो जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, है ना, आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, वो आपका सर्विसेज है। यू कैन नॉट टच दैट। क्लियर है? तो आई होप गुड्स एंड सर्विसेज में कोई डिफरेंस बचा नहीं है, क्लियर है आपका? ओके, नवीन, रोहित, मानसी, उज्जवल, सबको क्लियर है ना? ठीक है, तो हम लोग यही समझे अब तक, ये समझे कि माइक्रो एंड मैक्रो में डिफरेंस क्या होता है। हम लोग ये समझे कि आपका नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम और जीडीपी में डिफरेंस क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज में डिफरेंस क्या होता है, हम लोग ये समझे। मूविंग अहेड, बात करते हैं जीडीपी के बारे में।
जीडीपी दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, इंग्लिश में बोलते हैं जीडीपी दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। होता क्या है ये, इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अगेन एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक कंट्री में, अरे यार रुको एक मिनट, हाँ चलो, तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक कंट्री में, एक पर्टिकुलर कंट्री में कितने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए उसको बोलते हैं जीडीपी। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट। इट इज द मोस्ट कॉमन वे टू मेजर द साइज ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी का जो साइज है वो मेजर करने के बारे में ये बात करता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो जीडीपी, जीडीपी क्या है, जीडीपी इज लाइक योर कंट्रीज ईयरली रिपोर्ट कार्ड, ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ ग्रेड्स इट मेजर्स हाउ मच स्टफ was made and how much was sold, ये कितना चीज बना है, कितना चीज बिका है। अगर हाई जीडीपी रहा, हाई जीडीपी रहा इसका मतलब क्या है, हाई जीडीपी रहा इसका मतलब कि इकोनॉमी इज पार्टिंग हार्ड, अच्छा खासा मनी फ्लो हो रहा है आपकी इकोनॉमी में, जो है पैसा अच्छे से फ्लो हो रहा है, ठीक है, पैसा जो है, पैसे जो आपके मनी फ्लो जो है आपका मार्केट में अच्छे से हो रहे हैं, राइट। आपका अगर जीडीपी हाई है मतलब कि मनी फ्लो हाई है, जीडीपी लो है, जीडीपी लो है मतलब द इकोनॉमी इज दैट गाई जो कि अकेले जो है कॉर्नर में बैठा हुआ है, क्लियर है। तो लो जीडीपी एक होता है हाई जीडीपी, हाई जीडीपी क्या होता है, जब मार्केट में मनी फ्लो अच्छा खासा हो रहा है, आपका इकोनॉमी जो है बूस्ट कर रही है। लो जीडीपी क्या होता है, लो जीडीपी वो होता है जब आपको आपके मार्केट में पैसा नहीं हो रहा है, राइट, गुड्स कमोडिटीज बहुत ज़्यादा नहीं बन रही है। अगर मार्केट में पैसा नहीं है तो डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं होगा तो सप्लाई नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगा तो भैया प्रोडक्शन नहीं होगा, राइट, प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो इट विल लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, तो आप लोग क्या करोगे, मुंह लटका के बैठे रहोगे कोने में, है ना, राइट। तो यही एक होता है हाई जीडीपी, एक होता है लो जीडीपी। हाई जीडीपी जब कंट्री इकोनॉमी जो है वो मस्त पार्टी कर रही है, मनी फ्लो हो रहा है पूरे मार्केट में, राइट, मनी फ्लो होगा तो आपके पॉकेट में पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो आप क्या करोगे, डिमांड करोगे, डिमांड करोगे, डिमांड करोगे, तो पार्टी की व्यवस्था की जाएगी, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। चलो, तो हाई जीडीपी हो गया, लो जीडीपी हो गया। नेगेटिव जीडीपी के बारे में बात करते हैं। नेगेटिव जीडीपी क्या है, द पार्टी इज ओवर, एवरीथिंग टुक देयर स्नैक्स होम, ठीक है, मतलब कि अभी कंट्री जो आपके गर्त में जा रहा है, ठीक है, राइट। तो अगर आपको अगर आपको जीडीपी को बनाए रखना है, अगर आपको जीडीपी बनाए रखना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप पैसे को दबा के नहीं रखोगे अपने पास, ये नहीं कि पैसा दबा के अपने पास रख लियो, ठीक है, उसको खर्च ही नहीं कर रहे हो, इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि स्पेंड मनी, ईट पिज्ज़ा, ठीक है, एंड कीप द पार्टी गोइंग, राइट। मार्केट में पैसे खर्च करो, इन्वेस्ट करो, मार्केट में पैसे सर्कुलेट होंगे, राइट, क्योंकि जितने आप खर्च करोगे, इतना स्पेंड करोगे, उतना आपका जीडीपी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, और जब सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा तो प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा। समझ में आया, समझ आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़े अब तक, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस देख लिए, राइट। नेशनल इनकम क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, नेशनल इनकम और जीडीपी में डिफरेंस क्या होता है, बहुत लोग को पता नहीं होता, बहुत लोग बताते भी नहीं है, बहुत लोग उसको सेम बोल देते हैं, ठीक है। तो आप आप तीनों में से कोई एक इंसान मत बन जाना, आपको पता होना चाहिए, आप किसी को आगे बताना, और जब बताओगे तो दोनों को सेम मत बताना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं जीएनपी। जीएनपी दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये होता क्या है अब, इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री रेसिडेंट्स इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जीडीपी क्या था, जीडीपी क्या था, ये एक कंट्री के अंदर, एक कंट्री के अंदर, राइट, कितने गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, राइट, उसके बारे में बात करता था, चाहे वो फॉरेन कंपनी बना रही हो। जीएनपी क्या है, जीएनपी क्या है, तो मनी मेड बाय कंट्री सिटीजन्स एंड बिजनेसेस इवन दे आर अर्निंग अब्रॉड, इट इज मोर लाइक नेशनल इनकम, राइट। एग्जाम्पल के बारे में दिया हुआ है कि इफ एन इंडियन इंजीनियर वर्क्स इन यूएसए एंड सेंड मनी होम, अगर एक इंडियन इंजीनियर है, राइट, एक इंडियन इंजीनियर है जो कि यूएस में काम करता है और घर पे पैसे भेज रहा है, तो क्या होगा, क्या बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा या जीएनपी बढ़ेगा, जीएनपी बढ़ेगा या फिर जीडीपी बढ़ेगा। ऑल तो यहाँ पे हम आंसर लिख दिए हैं, देख तो लिए होगे तुम लोग,
ठीक है। तो अगर एक इंजीनियर है, इंडियन इंजीनियर है, जो कि यूएस में काम कर रहा है, यूके में काम कर रहा है, और अगर वो घर पैसे भेजता है, अगर वो घर पैसे भेजता है, तो ये ऐड होगा जीएनपी में, ये ऐड हो जाएगा आपके जीएनपी में। ठीक है। या फिर अगर एक फॉरेन कंपनी है, अगर एक अमेरिकन कंपनी है टेस्ला, ठीक है, टेस्ला, दैट और इनका प्लांट इंडिया में लग रहा है, लगने वाला भी है, लगने वाला भी है, राइट। तो अगर इनका प्लांट इंडिया में लग रहा है, तो क्या होगा, ये किसका ये यहाँ से क्या ग्रोथ होगा आपका, जीडीपी होगा, जीएनपी होगा। तो यहाँ पे आपका जीडीपी ग्रोथ होगा, यहाँ पे आपका जीडीपी ग्रोथ होगा। अगर टाटा मोटर्स, हमारी टाटा मोटर्स जो है, राइट, अगर यूएस में एक कार बेच रही है, ठीक है, अगर टाटा मोटर जो है यूएस में हमारी नैनो को बेच रही है, नैनो बेच रही है, राइट, तो क्या होगा, क्या बढ़ेगा, जीडीपी या जीएनपी, क्या बढ़ेगा, जीडीपी या जीएनपी। तो इससे आपका जीएनपी बढ़ेगा, जीएनपी बढ़ेगा। अगर टेस्ला इंडिया में कार बना रहा है, तो क्या बढ़ेगा, तब क्या बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा। ठीक है। ये 5-6 केस हम इसलिए लिए हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, बिल्कुल आपको क्लियर रहे, है ना, कब क्या बढ़ेगा वो बिल्कुल क्लियर रहेगा आपको, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फैक्टर इनकम के बारे में, बात करते हैं फैक्टर इनकम के बारे में। फैक्टर इनकम क्या होता है, फैक्टर इनकम क्या होता है, इट इज मनी अर्नड, इट इज मनी अर्नड with the help of land, with the help of labor, with the help of capital, right। तो लैंड, लेबर एंड कैपिटल से जो आप पैसे कमा रहे होते हो, ठीक है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल से जो आप पैसे कमा रहे होते हो, राइट। अब देखो, लैंड, लेबर एंड कैपिटल अगर आप लगा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप कोई ना कोई एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, राइट, कोई ना कोई आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, राइट। ठीक है, क्लियर है। तो इन चारों चीज़ों से अगर आप इनका आपका इनकम हो रहा है, तो उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। अगर इन चारों चीज़ों से आपका इनकम हो रहा है, उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। ये फैक्टर इनकम दो तरह का होता है। ये आपका फैक्टर इनकम जो है, ये आपको मोस्टली दो तरह का दिखेगा, दो तरह का दिखेगा। और दो तरह क्या होता है उसको समझने के लिए, कि दो तरह का क्या होता है उसको समझने के लिए, आप दो कंट्री को यहाँ पे एज्यूम करो, दो कंट्री, एक हमारा प्यारा भारत और दूसरा आपका यूएस। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा इंडिया है और ये यूएस है, ये यूएस है, इंडिया और यूएस दो कंट्री है। ठीक है, ओके। इंडिया में एक अमेरिकन जो है वो जॉब करता है, इंडिया में अमेरिकन जॉब कर रहा है और क्या कमा रहा है, पैसा, मनी। ठीक है, ये अमेरिकन इस पैसे को कहाँ भेज रहा है, यूएस में भेज रहा है। ये अमेरिकन इस पैसे को कहाँ भेज रहा है, यूएस में भेज रहा है, राइट। एंड ये कितना है, एक अमाउंट है, ये कितना है, एक अमाउंट जो है, एक अमाउंट जो है वो कहाँ भेज रहा है, यूएस में भेज रहा है। चलो। तो एक अमेरिकन, ये क्या, कौन सा अमेरिकन है, ये अमेरिकन नागरिक है और यूएस में एक अमाउंट भेज रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, अब्रॉड। ठीक है। अब यहाँ पे यूएस में हमारे एक इंडियन भाई हैं, यूएस में हमारे एक इंडियन भाई हैं, इज इंडियन। ठीक है, ये कुछ पैसा कहाँ भेज रहा है, भारत में भेज रहा है, राइट। ये कुछ पैसे कहाँ भेज रहे हैं, अब भारत में भेज रहे हैं, इंडिया में भेज रहे हैं। सपोज ये अमाउंट वाई है, इट इज अमाउंट वाई, इट इज अमाउंट वाई। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इस अमाउंट को क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड, राइट। तो यहाँ पे नेट फैक्टर क्या हुआ, यहाँ पे आपको समझना होगा कि नेट फैक्टर क्या हुआ, नेट फैक्टर क्या हुआ, एक्स माइनस वाई, यही हुआ ना। नेट फैक्टर क्या हुआ आपका, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई।
ठीक है। तो फैक्टर इनकम जो है इस तरह समझो कि एक है आपका फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, दूसरा आपका है फैक्टर इनकम टू इंडिया, फैक्टर इनकम टू इंडिया। और इन दिनों आप एक का अमाउंट एक्स मानो, एक का अमाउंट वाई मानो, इन दोनों को माइनस करो तो क्या आएगा, आपका नेट फैक्टर आएगा, आपका नेट फैक्टर आएगा। राइट। नेट पता ना क्या होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होता नेट और ग्रॉस का मीनिंग। ठीक है, बता दें यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, पहला आपका नेट है, दूसरा आपका ग्रॉस है, दूसरा आपका ग्रॉस है। ठीक है। नेट ग्रॉस क्या होता है कि सपोज मान लो कि एक एक बिस्किट का पैकेट है, एक मान लो बिस्किट का पैकेट है, ब्रिटानिया मैरी। ठीक है। राइट। एक बिस्किट का पैकेट है ब्रिटानिया मैरी, और यहाँ पे लिखा है इस पैकेट पे, यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है कि 200 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसके ऊपर, यहाँ पे नेट नेट 200 ग्राम्स। ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि इस पैकेट के जो रैपर है ना, बिस्किट के ऊपर जो पैकेट है, राइट, इस रैपर को हटा दो, इस पैकेट को हटा दो, अंदर जो प्योर बिस्किट है ना, उसका जो वेट है, राइट, वो आपका नेट वेट है। लेकिन पैकेट के साथ, विथ पैकेट जो इसका वेट है वो आपका 230 ग्राम हो गया। विथ पैकेट जो इसका वेट है वो क्या हो गया, 230 ग्राम हो गया। तो ये हो गया ग्रॉस, ये आपका हो गया ग्रॉस। समझ में आ रहा है, डिफरेंस क्लियर है? चलो, पानी की तरह क्लियर है, बढ़िया। तो यहाँ पे आपको नेट और ग्रॉस का मीनिंग समझ में आ गया होगा। और जब नेट और ग्रॉस का मीनिंग समझ में आ गया है, जब नेट समझ में आ गया है, ग्रॉस समझ में आ गया है, तो ये भी समझ में आ गया होगा कि फैक्टर इनकम क्या होता है एंड नेट फैक्टर इनकम क्या होता है। हम लोग उसको ग्रॉस फैक्टर इनकम क्यों नहीं बोल रहे हैं, नेट फैक्टर इनकम ही क्यों बोल रहे हैं, ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब सवाल आता है कि हम लोग नेट फैक्टर इनकम क्यों पढ़े, मतलब इसका मतलब क्यों पढ़े, इसका नीड क्या है हम लोग को, राइट, इतना हम लोग तामझाम क्यों किए, छोड़ देते इसको हम लोग, राइट। इसलिए पढ़े हैं, इसको समझाने के लिए यहाँ पे स्पेस बनाने दो, वेट, इसको थोड़ा सा मिटाने दो, इसका इंपॉर्टेंस बताने के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए। चलो, तो अब बात करते हैं जीएनपी के बारे में। जीएनपी, जीएनपी दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है। जीएनपी क्या है, आपका जीडीपी है। जीएनपी क्या है आपका, जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, एब्रॉड। ठीक है, माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, राइट, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। क्लियर है? तो आपका जीएनपी क्या हो गया, जीएनपी हो गया आपका जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। ठीक है। अच्छा, एक और बात करते हैं, फिर से इसको हम लोग ऐसे किसी और तरह से लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। जीएनपी इक्वल टू, जीएनपी इक्वल टू हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। देखो, ये फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड और टू एब्रॉड माइनस के तो क्या निकल आया, नेट फैक्टर निकल आया, नेट फैक्टर निकल आया। तो हम लोग डायरेक्ट इसको भी प्लेस कर सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग इसको भी प्लेस कर सकते हैं कि जीएनपी इक्वल टू जीडीपी, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी माइनस नेट फैक्टर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। समझ में आया? क्लियर है? और ये रिलेशन पूछता है, इसलिए लिखवाएं बिकॉज ये रिलेशन पूछता है। ठीक है, पूछता है जीडीपी और जीएनपी का क्या रिलेशन है, जीडीपी और जीएनपी का रिलेशन आपके एग्जाम में पूछता है। और वहाँ पे इस तरह का कुछ स्टेटमेंट जो है, इस टाइप का कुछ वाहियात सा स्टेटमेंट दे देगा आपको, राइट। तो आपको खोपड़ी लगाना है, सर खुजाना है और इसको मार्क करके आगे निकल जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग एनटीपी के बारे में, दैट इज नो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनटीपी के बारे में समझने के पहले आप एक बार एसेट को समझो, आपको पता होना चाहिए एसेट क्या होता है, एसेट्स। ठीक है,
तो एसेट्स क्या है बेसिकली, जो भी आपके पास चीज़ें हैं, चाहे फ़ोन हो, चाहे गाड़ी हो, घर हो, ज़मीन हो, सब आपके एसेट्स हैं, राइट? सब आपके एसेट्स हैं। तो ये एसेट जो है, ये 2 तरह का होता है। ये एसेट आपका 2 तरह का मिलता है। पहला होता है एप्रिशिएटिंग एसेट। पहला इज़ फर्स्ट वन इज़ योर एप्रिशिएटिंग एसेट। एप्रिशिएटिंग एसेट्स, ठीक है? जो आपके पैसा को, रुपया को, मनी को बढ़ा रहा है, उसको बोलते हैं एप्रिशिएटिंग एसेट्स। इसके अंदर क्या आएगा? आपका लैंड आएगा, ज़मीन, ठीक है? आपका घर आएगा, हाउस, है ना? आपने ज़मीन खरीदा, आपने घर खरीदा, विथ टाइम क्या होगा? ज़मीन का दाम जो है बढ़ेगा, घर का दाम बढ़ेगा, राइट? ठीक है, गोल्ड हो गया, दाम बढ़ेगा। दूसरा होता है डेप्रिशिएटिंग एसेट्स। दूसरा होता है डेप्रिशिएटिंग एसेट्स, ठीक है? डेप्रिशिएटिंग एसेट्स। डेप्रिशिएटिंग एसेट्स में क्या होता है? वो एसेट्स जहाँ पे रुपया आपका घटता है, पैसा आपका घटता है, जहाँ पे आपका आपका जो मनी है, आपका मनी है वो घट रहा है, ठीक है? मनी आपका क्या हो रहा है? घट रहा है, उसको बोलते हैं डेप्रिशिएटिंग एसेट्स। फॉर एग्जांपल, आपने एक कार खरीदा, राइट? आपने बाइक खरीदा, आपने बाइक खरीदा, समझे? तो ये सब क्या है? सब डेप्रिशिएटिंग एसेट्स हैं। ये सब डेप्रिशिएटिंग एसेट्स हैं, राइट? ठीक है, क्लियर है? तो एसेट 2 तरह का होता है, एक आपका एप्रिशिएटिंग एसेट और दूसरा आपका डेप्रिशिएटिंग एसेट्स। डेप्रिशिएटिंग एसेट्स, क्लियर? चलो, अब आते हैं टॉपिक पे। अब बात करते हैं एनएनपी, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनएनपी दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनएनपी क्या होता है? एनएनपी होता है आपका जीडीपी, जो हम पढ़े थे ना, जीडीपी पढ़े थे ना, जीडीपी याद है ना, अभी पढ़े थे। जीडीपी, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, खत्म। जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन जो है खत्म, यही आपका एनएनपी है, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है। इट इज इक्वल टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ द कंट्रीज कैपिटल गुड। कंट्री का जो कैपिटल गुड है उसको यहाँ से माइनस कर देंगे। GDP minus depreciation is equal to NDP. NDP that is net domestic product. Net domestic product. आपके कंट्री का जो भी जीडीपी है, आपके कंट्री का जो भी जीडीपी है, राइट, है ना, उस जीडीपी के को खड़ा करने में कुछ चीजें जो है अगर डिप्रिशिएट हुई है तो उनको आप यहाँ पे आप माइनस करोगे, उनको यहाँ पे आप माइनस करोगे। आपका एनडीपी चलाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है आपका चलाएगा। उज्जवल बोल रहे हैं सर, इफ यू डोंट स्टडी एंड क्लियर द एग्जाम वी आर डिप्रिशिएटिंग एसेट्स फॉर आवर पेरेंट्स। चिल्ड्रन आर नेवर एसेट्स फॉर देयर पेरेंट्स, नेवर डिप्रिशिएटिंग एसेट्स फॉर देयर पेरेंट्स, है ना? इवन इफ यू फेल्ड, कुछ ना कुछ आप लोग अच्छा करोगे, यहाँ पे जो ज्ञान मिल रहा है ना वो व्यर्थ नहीं जाएगा। दूसरा बात की चिल्ड्रन आर नेवर डिप्रिशिएटिंग एसेट्स फॉर देयर पेरेंट्स, ठीक है? हमेशा आप अप्रिशिएटिंग एसेट्स ही रहोगे दोस्त। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एनएनपी के बारे में, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट, राइट? नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? इट इज जस्ट द जीडीपी आफ्टर डिप्रिशिएशन, तो जीएनपी आफ्टर डिप्रिशिएशन, राइट? जो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट था, राइट, ये क्या होता है? जीएनपी। जीएनपी याद है ना? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, याद है? अभी बताए थे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिशिएशन, माइनस डिप्रिशिएशन, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये आपका हो जाएगा एनएनपी, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है? तो आपको जीडीपी क्या हो गया? क्लियर है, है ना? नेशनल इनकम क्लियर है आपका, राइट? फैक्टर इनकम क्लियर है, जीडीपी क्लियर है, जीएनपी क्लियर है, राइट? इसके अलावा आपका जो एनडीपी है, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एनएनपी जो है ये भी क्लियर है। ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स जो है इट्स अ वर्ड ऑफ टर्म्स, गेम ऑफ टर्म्स, ठीक है, राइट? तो यहाँ पे टर्म्स जितने हैं वो आपको याद रखने हैं, सारे टर्म्स का गेम होता है, सारे टर्म्स का गेम होता है, राइट? आप एग्जाम में देखोगे बहुत सारे टर्म्स आपके इकोनॉमिक्स में चले आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लेगा कि व्हाट इज पर्सनल इनकम, राइट? या फिर व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है ना? व्हाट इज नेशनल इनकम, व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज एनएनपी, राइट? इस टाइप से क्वेश्चंस पूछ लेता है, स्टेटमेंट डाल के पूछ लेगा, राइट? ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट बिल्कुल आपको क्लियर होने चाहिए। sarcasm, यस, ठीक है। चलो, एक बात बताओ, अब यहाँ से कुछ समझ में आया? यहाँ तक जो बताया इतना हम, कुछ समझ में आया कि ड्रॉबैक क्या है जीडीपी में? जीडीपी में कुछ तो ड्रॉबैक है, क्या ड्रॉबैक है जीडीपी का? कुछ समझ में आया क्या आपको? बताओ।
सोचो, तब तक हम यहाँ पे लिखते हैं, है ना। ड्रॉबैक्स ऑफ जीडीपी, राइट। चलिए बताते हैं हम। ड्रॉबैक के बारे में बात करें, अगर जीडीपी के ड्रॉबैक के बारे में बात करें तो यहाँ पे चीज़ें 2 बार काउंट होती हैं, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें जो हैं 2 बार काउंट हुआ आती हैं, यहाँ पे डबल काउंट हुआ आता है, यहाँ पे चीज़ें जो है डबल काउंट हुआ आती हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक बार आप क्या कर रहे हो, जो गेहूँ है वो प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। आप वीट जो है प्रोड्यूस कर रहे हो, वीट प्रोड्यूस किए, राइट। प्रोड्यूस करके बेचे, क्या बढ़ा, आपका जीडीपी बढ़ा, है ना। जीडीपी यही होता है ना भाई कि जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो एक कंट्री में, राइट, वो आपका जीडीपी होता है। तो अगर आप गेहूं जो है प्रोड्यूस कर रहे हो और उसको आप बेच रहे हो, मतलब कि आप जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, राइट। इसके बाद यहाँ पे आपने एक होटल खोल लिया, ठीक है। किसी ने यहाँ पे गेहूँ बेचा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नवीन जो है यहाँ पे जो है गेहूँ बेच रहे हैं, ठीक है। उज्जवल जो है वो पढ़ाई लिखाई नहीं की है ठीक है, और उन्होंने एक होटल खोल लिया, तो गेहूं जो है नवीन बेचा तो पहला आपके जीडीपी में कंट्रीब्यूट हुआ। उसके बाद यही गेहूं कहाँ पे आ गया, होटल में आ गया, और होटल में उज्जवल जो है इस गेहूं से रोटी बना दी, चपाती बना दी, राइट। अब इसको बेचना स्टार्ट किए, है ना। तो चावल से थोड़ी बना तो गेहूं से है ना, वो भी तो गेहूं से बना है। तो इसको हम लोग फिर जीडीपी में काउंट कर लेंगे। समझ में आ रहा है, मतलब डबल काउंट हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है भाई कि आपकी जो जीडीपी है ये आपको रियल डेटा नहीं देती है, ठीक है। जीडीपी इज मोर लाइक योर इंस्टाग्राम फीड, है ना, डजंट शो यू रियल पिक्चर ठीक है। तो जीडीपी इज मोर लाइक योर इंस्टा फीड, ठीक है। आपको रियल पिक्चर नहीं दिखता है, आपको रियल पिक्चर जो है वो नहीं दिखता है, ठीक है। चीज़ें जो है 2 बार काउंट हो जा रही हैं। फॉर एग्जांपल मारुति है, राइट। मारुति है एंड पहले सीट बन रहा है, मारुति का सीट बन रहा है, तो सीट मैन्युफैक्चर हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। टायर बन रहा है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, राइट। इसके अलावा ये क्या बोलते हैं, म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग से बनी हैं, जब ये सब अलग से बनी हैं, राइट, तो क्या है बेसिकली आपकी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। अब अल्टीमेटली क्या होगा, एक सुंदर सी कार बनी, ठीक है, राइट, ठीक है ना। ये आपकी कार बन गई, ये टार्जन द वंडर कार बन गई आपकी, ठीक है। टार्जन द वंडर कार बन गई आपकी, राइट। अब ये वंडर कार बन गई, राइट। तो इसके ये बनने के बाद इसको बेचोगे जब, तो अगेन क्या होगा, आपकी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा। तो एक बार यहाँ पे हम सीट, टायर और आपके म्यूजिक सिस्टम, राइट, इनके प्राइस यहाँ पे एक बार ले लिए थे हम लोग। यहाँ पे जब कार बन जाएगी कंप्लीटली तो दोबारा प्राइस लेंगे, आपका डबल काउंट हो रहा है फिर से। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये आपका ड्रॉबैक है, जीडीपी का क्या है, ये ड्रॉबैक है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। जीडीपी, एनएनपी, ठीक है, फैक्टर इनकम क्या है आपका, जीएनपी क्या है, जीडीपी क्या है, ड्रॉबैक क्या है इसके, सबसे बढ़िया क्या होगा बताना जरा। अगर समझ में आ रहा है तो ये बता, सबसे बढ़िया क्या है, इकोनॉमी के लिए बढ़िया क्या है, बताओ जरा। बढ़िया तो अपना नेट नेशनल प्रोडक्ट हो गया, है ना, या फिर एनडीपी हो गया, है ना, ये बेटर है आपके जीडीपी से। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कुछ और टर्म्स। ग्रीन जीडीपी क्या है, ये रेगुलर जीडीपी है, लेकिन उस रेगुलर जीडीपी को बढ़ाने में आप जो इन्वायरमेंटल डैमेज किए हो, ठीक है, राइट, आप जो इन्वायरमेंटल डैमेज किए हो वो क्या है, वो हम लोग माइनस करते हैं इसमें से, माइनस करते हैं। अच्छा, आपको अगर याद हो तो करंट अफेयर्स में पढ़ाए थे आपको, राइट, करंट अफेयर्स में पढ़ाए थे। इसी तरह करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स को मिला के क्वेश्चन पूछा आता है एग्जाम में। करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स जो है उसको मर्ज करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर आप इकोनॉमिक्स को करंट अफेयर्स से अलग करके देख रहे हो तो भाई दिक्कत है। तो करंट अफेयर्स में आपको ग्रीन जीडीपी के बारे में बताए थे। ये बताओ किस स्टेट के बारे में बात की थी, यहाँ पे लिखी दी है लो, छत्तीसगढ़, राइट, ठीक है। तो तो यहाँ पे क्या है कि ग्रीन जीडीपी इज अ रेगुलर जीडीपी बट विद इन्वायरमेंटल डैमेज। आप एक प्लांट लगा लिए, ठीक है, कौन सा प्लांट, टार्जन द वंडर कार बनाने की आप प्लांट लगा लिए, ठीक है। आप एक कार बना रहे हो बेसिकली, तो उस को बनाने के लिए, जो आप इंडस्ट्री लगाए हो ना, उस इंडस्ट्री की वजह से जो पॉल्यूशन कॉज हो रहा है, राइट,
तो इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है ना भाई, पॉल्यूशन कॉज हो रहा है तो इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है। ये जो इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है ये किसी ना किसी कॉस्ट पे तो आता है, कुछ ना कुछ कॉस्ट तो इसका भी होगा। तो आपका जो जीडीपी है, राइट, जो आपका जीडीपी है उसमें से ये जो इन्वायरमेंटल डैमेज जो कॉस्ट है वो हम लोग माइनस कर देंगे। जो आपकी जीडीपी है उसमें से हम लोग इन्वायरमेंटल डैमेज कॉस्ट माइनस कर देंगे, आपकी ग्रीन जीडीपी आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ देखो, इमेजिन योर कंट्री इज अ फैक्ट्री मेकिंग बर्गर्स। ठीक है, आपका कंट्री जो है वो एक फैक्ट्री है जो कि बर्गर्स बना रहा है, आप बहुत खुश हो, पैसा ही पैसा होगा, राइट। जीडीपी काउंट्स ऑल द बर्गर मेड बाय यू, है ना। जीडीपी जो है वो सारे बर्गर को गिन लिया कितने बर्गर आप बनाए हो, ठीक है। बट ग्रीन जीडीपी अब आता है, बोलता है भैया बर्गर बनाने के चक्कर में आप बहुत सारा पानी गंदा किए हो, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन किए हो, क्लाइमेट चेंज हुआ है, क्लाइमेट डैमेज हुआ है, राइट, समझ में आ रहा है। तो जो इन्वायरमेंटल डैमेज है वो आपके जीडीपी से हम माइनस कर देंगे, आपके जीडीपी से माइनस कर देंगे, और इसी को बोलेंगे ग्रीन जीडीपी, इसी को बोलेंगे ग्रीन जीडीपी। ऐसा ना लाइन किया कि कटिए गया। लो अभी ठीक है, अभी ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ग्रीन जीडीपी, इसी को बोलते हैं ग्रीन जीडीपी, राइट। ठीक है, तो मॉरल क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ग्रीन जीडीपी इज द जीडीपी विद द कंसाइंस बिकॉज मनी इज यूजलेस इफ द प्लैनेट इज कुक्ड। क्लियर? क्या क्लियर है? ग्रीन जीडीपी क्वेश्चंस आने का बहुत संभावना है, ग्रीन जीडीपी से क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि न्यूज में है ये। ठीक है, चलिए, नेशनल इनकम तो हम लोग डिस्कस कर लिया ना, फिर से आ गया क्या? ओके, नेशनल इनकम फिर से आ गया, वही सेम चीज़ है। टोटल मनी अर्नड बाय अ कंट्री पीपल एंड अ बिजनेस इन अ ईयर इज नोन एज नेशनल इनकम। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन दिया हमें कि इमेजिन योर कंट्री इज अ ह्यूज ऑफिस, ऑल एम्प्लॉय एंड वर्कर्स, है ना, वो पैसे कमा रहे हैं बढ़िया बढ़िया, ठीक है। और उसमें से क्या कर रहे हो आप, उसमें से कुछ डिप्रिशिएटिंग एसेट्स हैं, ठीक है, कुछ डिप्रिशिएटिंग एसेट्स हैं, राइट। तो नेशनल इनकम क्या है बेसिकली, जो आपका एनएनपी है, एनएनपी है उसमें से आप टैक्स को माइनस कर सकते हो, इनडायरेक्ट टैक्स को आप माइनस कर सकते हो। सेम ही चीज़ है वो, घुमा फिरा के वही चीज़ आ गया। फिर से आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बात करते हैं लोग पर्सनल इनकम के बारे में। आगे बात करते हैं पर्सनल इनकम के बारे में। पहले पर्सनल इनकम समझो। पर्सनल इनकम क्या है? पर्सनल इनकम जो है टोटल मनी पीपल अर्न बिफोर द टैक्सेस। मतलब ये कि इमेजिन करो कि आपका एक जॉब लग गया है, 50,000 सैलरी आपकी, राइट। तो आपको लगता है कि ये सब तो मेरा है, सारा पैसा मेरा है, राइट। गवर्नमेंट बोलेगी ऐसा कैसे, टैक्स दो, ठीक है। बैंक बोलेगा इसे कैसे, लोन दो, राइट। तो अब आपको डिडक्शंस हिट करेंगे। 50,000 आपकी सैलरी थी, 50,000 आपकी सैलरी थी, अब आप इसमें टैक्स दोगे, आप इसमें लोन पेमेंट करोगे, ये सब करना चालू करोगे, ठीक है, राइट, ये सब करना चालू करोगे, ठीक है। तो अब सपोज मान लो कि 20,000 आप जो है ईएमआई या फिर डिडक्शंस या फिर टैक्स या फिर लोन पेमेंट सब में चुका दिए, ठीक है, राइट। तो अब क्या हो गया, अब ये बन गया डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। 50,000 जो आपकी फिक्स सैलरी थी, जो 50,000 सैलरी थी जो आपके हाथ में मिल रही थी, ठीक है, कि भाई पूरे महीने काम किए, ये पकड़ो 50,000 रुपये, ये आपका पर्सनल इनकम हो गया, ये आपका पर्सनल इनकम हो गया, लेके आप खुश थे। लेकिन सरकार बोले कि ऐसे कैसे, 20,000 टैक्स लाओ, नहीं, बैंक बोला कि घर लियो, बाइक लियो, ठीक है, ईएमआई लाओ, लोन लाओ, राइट, लोन चुकाओ। तो इसके बाद आपके पास बचता है कितना, 30,000 रुपये। ये जो 30,000 रुपये आपके पास बचते हैं, ये जो 30,000 रुपये आपके पास बचते हैं, ये आपका क्या होगा, डिस्पोजेबल इनकम होगा, ये आपका होगा डिस्पोजेबल इनकम, राइट। तो पर्सनल इनकम क्या होगा, पर्सनल इनकम क्या होगा, बिफोर टैक्स, योर इनकम बिफोर टैक्स, योर इनकम बिफोर टैक्स इज नोन एज पर्सनल इनकम, राइट। और डिस्पोजेबल इनकम क्या है, डिस्पोजेबल इनकम क्या है, योर इनकम आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स, टैक्स के पहले पर्सनल इनकम था और टैक्स के बाद क्या हो गया, डिस्पोजेबल इनकम हो गया, राइट, ठीक है। तो पर्सनल इनकम क्या है, मोरल क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पर्सनल इनकम इज व्हाट यू अर्न एंड डिस्पोजेबल इनकम इज व्हाट यू एक्चुअली गेट टू स्पेंड, राइट, ठीक है। अब आपका पर्सनल इनकम जो है नेशनल इनकम से अलग कैसे है? आपका पर्सनल इनकम जो है ये नेशनल इनकम से अलग कैसे है? पर्सनल इनकम के बारे में बात करें तो पर्सनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम, राइट, माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या है, पहले ये समझा दें आपको हम।
इसके बाद समझाएंगे सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस क्या है, उसके बाद बताएंगे ट्रांसफर ऑफ पेमेंट क्या है, तब जाके पूरे कहानी जो आपको समझ में आएगा। नेशनल इनकम तो आपको क्लियर है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है कि अगर मान लो आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, रिलायंस कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, रिलायंस कंपनी को 10 करोड़ का फायदा हुआ, रिलायंस कंपनी को मान लो कि 10 करोड़ का फायदा हुआ, तब ये 10 करोड़ का फायदा वो बांटेगी क्या? नहीं बांटेगी ना, राइट राइट। जो कंपनी को फायदा हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है क्या वो प्रॉफिट? नहीं करती है ना। तो ये आपका होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन क्या होता है? आपका अगर सैलरी आ रहा है, आप लोग आप लोग में से कोई लोग जो है कहीं जॉब भी कर रहे होंगे, तो आप लोग का टीडीएस कटता होगा, राइट, आपका टीडीएस कटता होगा, या फिर आपका ये क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं कोई ना कोई अमाउंट कट रहा होता है ना, टीडीएस फॉर एग्जांपल टीडीएस कट रहा होता है, जिसमें एट द एंड ऑफ द डे आपको गवर्नमेंट जो इसमें पैसा और मिला के आपको देती है, राइट, ठीक है। तो इस टाइप के सोशल सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स कट रहे होते हैं कि आपको बुढ़ापा में ये स्कीम्स जो है फायदे देंगे, है ना, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स, राइट। ट्रांसफर ऑफ पेमेंट मतलब वो पेमेंट जो आप कर रहे हो, राइट, जो आप अर्न कर रहे हो, किसी को दे के किसी को लेके, किसी को दे रहे हो किसी को ले रहे हो अल्टीमेटली, राइट, तो आपका ही प्रॉफिट हो रहा है, तो ये आपका ट्रांसफर ऑफ पेमेंट। ध्यान रखना इस फॉर्मूला को, पर्सनल इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन प्लस ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, प्लस ट्रांसफर ऑफ पेमेंट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल इनकम समझ में आ गया, नेशनल इनकम क्लियर है, पर्सनल इनकम क्लियर है। अब बात करते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के बारे में। ये क्या होता है? यू आर स्पेंडिंग मनी आफ्टर टैक्सेस, ठीक है, टैक्स के बाद जो आप मनी स्पेंड किए हो उसको बोलेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। फॉर एग्जांपल, इट्स द मनी यू एक्चुअली गेट टू स्पेंड आफ्टर द गवर्नमेंट टैक्सेस, है ना, जो भी आपका इनकम टैक्स वगैरह है वो कटने के बाद जो आप मनी स्पेंड करते हो, राइट, ठीक है। आपका जो पीडीआई क्या होता है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? आपका जो पर्सनल इनकम था, इसमें से डायरेक्ट टैक्स जो है, जितने भी डायरेक्ट टैक्स हैं वो घटा दी जाती हैं, ठीक है, ठीक है। वो आपका क्या होता है? वो आपका पीडीआई होता है, दैट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। फॉर एग्जांपल, आपका 50,000 सैलरी था, 10,000 गवर्नमेंट टैक्स ले लिया, राइट, बचा 40,000, बचा 40,000। दिस इज व्हाट यू एक्चुअली स्पेंड ऑन द फूड, शॉपिंग एंड नेटफ्लिक्स, ठीक है। तो पर्सनल इनकम क्या होता है? पर्सनल इनकम जब आता है 50,000 आपके पास, तो आपको लगता है कि आप रिच हो, बट फिर आपका क्या होता है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होता है, दैट इज आपको टैक्स वगैरह चुकाना होता है। क्लियर? चलो अब बात करते हैं रियल जीडीपी के बारे में। दो चीज समझना होगा आपको, एक होता है रियल जीडीपी, एक होता है नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में फर्क क्या है? रियल जीडीपी जो है, यहाँ पे सपोज मान लो कि 10 समोसा जो है आप बना रहे हो, राइट, आप 10 समोसा बना के बेच रहे हो, ठीक है, राइट, एंड हर समोसा जो है 50 रुपए का है, ठीक है। यू बाई 10 समोसा फॉर 50 ईच, हर समोसे जो है वो 50 रुपए के हैं। तो कितने का आपने बेचा? आपने बेचा 500 रुपए का, आपने बेचा 500 रुपए का, ठीक है। ये ईयर 2020 का बात था, साल 2020 का बात था ये। आप समोसे बेच रहे हो 500 रुपए का, 10 समोसे बेच रहे हो, ठीक है। चलो, तो ये आपका है नॉमिनल जीडीपी, ये आपका नॉमिनल जीडीपी है। अब क्या हो रहा है? अच्छा, नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी भूल जाओ, पहले आप सिंपल केस समझो, पहले आप सिंपल केस समझो कि आप समोसे पहले बेच रहे थे 5 रुपए का, ठीक है, रुको इसको और सिंप्लीफाई करते हैं ना, पहले अगर बता देंगे तो फिर शायद कंफ्यूजन हो सकता है। वेट, चलो, तो पहले आप क्या किए? 10 समोसे बेचे 50 रुपए का, टोटल 500 रुपए का समोसा आप बेच रहे थे पहले, काफी पहले। अब 5 साल बाद, अब 5 साल बाद क्या कर रहे हो? 10 समोसे बेच रहे हो, ठीक है, हर समोसे का दाम 100 रुपए है, हर समोसे का दाम 100 रुपए है। तो अब क्या, अब आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है? अब आपका 1000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। पहले आप कितना कमा रहे थे? 500। अब कितना कमा रहे हो? आप 1000 कमा रहे हो। पहले 500 कमाए थे, अब क्या कर रहे हो? 1000 कमा रहे हो। आपको लगता है कि अरे यार डबल फायदा मिल गया, राइट, डबल फायदा मिल गया। डबल फायदा नहीं मिला, डबल फायदा नहीं मिला। ये आपका नॉमिनल जीडीपी था, ये आपका नॉमिनल जीडीपी था, राइट। और इस जीडीपी में क्या हो गया? इन्फ्लेशन ऐड हो गया,
इसमें क्या हो गया, इन्फ्लेशन जो है ऐड हो गया, इन्फ्लेशन ऐड हो गया, राइट। तो ये आपका रियल जीडीपी है, ये आपका रियल जीडीपी है, ठीक है, ये आपका रियल जीडीपी है। तो आपकी आय उतना ही है, राइट। आपको दिख रहा है कि 500 से आप 1000 कमा लियो, आपको दिख रहा है कि पहले आज से 500 5 साल पहले 4 साल पहले आप 500 कमा रहे थे और अब जो है आप 1000 कमा रहे हो, आपको दिख रहा है ऐसा, क्योंकि इन्फ्लेशन यहाँ पे ऐड हो चुका है। पहले भी आप 10 ही समोसे बेच रहे थे, अब भी आप 10 ही बेच रहे हो। पहले भी आप 10 ही बेच रहे थे, अब भी आप 10 बेच रहे हो। ऐसा नहीं कि पहले 10 बेच रहे थे, अभी 100 बेच रहे हो। पहले भी 10 बेच रहे थे, लेकिन 500 इनकम था, अब भी 10 ही बेच रहे हो, लेकिन 1000 इनकम है, राइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो रॉ मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हो, राइट, जो आप दुकान का रेंट दे रहे हो, जो आपके लेबर्स हैं, राइट, ठीक है, जो आपके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जो आपकी प्रोसेसिंग कॉस्ट है, ये सब बढ़ी हैं, ये सब जो है बढ़ी हैं। इन्फ्लेशन लगा है, तब जाके आपको जो 500 का समोसा है वो 1000 का मिल रहा है, ठीक है। तो जो पहले का जो प्राइस था, है ना, ये आपका नॉमिनल जीडीपी है और ये हो गया आपका रियल जीडीपी, ये हो गया आपका रियल जीडीपी। बोले थे कि क्लास में चाय लेके आना, समोसा खिलाएंगे, ठीक है, राइट। तो रियल जीडीपी क्या होता है, जीडीपी विदाउट द लाइज ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। रियल जीडीपी क्या होता है, राइट, इट शोज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एडजस्टेड द इन्फ्लेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, पहले 500 का समोसा था, नॉमिनल जीडीपी है, राइट। अब क्या हो रहा है, अब आप 1000 का बेच रहे हो, है ना, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी इज लाइक ब्रो आई मेड ट्वाइस द मनी, रियल जीडीपी इज लाइक ना थिंग्स गॉट मोर एक्सपेंसिव, चिल, राइट। चलिए, तो बेसिकली यहाँ पे इन्फ्लेशन ऐड हो गया है। नॉमिनल जीडीपी आपका क्लियर हो गया होगा। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, जीडीपी एट द करेंट प्राइस, ठीक है, जीडीपी एट द करेंट प्राइस। यहाँ पे इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं होता, नो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड मेजर्ड इन टुडेज प्राइस इवन इफ इन्फ्लेशन मेक्स द थिंग्स लुक्स मोर एक्सपेंसिव। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट है किसी को, पूछो, किसी को डाउट है तो पूछो। रोहित, अतुल, नवीन, मानसी, उज्जवल। ओके, चलिए आगे बात करते हैं जीडीपी रिफ्लेक्टर के बारे में। जीडीपी रिफ्लेक्टर, जीडीपी रिफ्लेक्टर क्या है कि आप पढ़े हो जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी घट रहा है, राइट। तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा जीडीपी बढ़ रहा है, घट रहा है? इसको एक कंसेप्ट समझते हैं जिसको बोलते हैं जीडीपी रिफ्लेक्टर। इट शोज हाउ मच जीडीपी ग्रोथ इज रियल एंड हाउ मच इज जस्ट इन्फ्लेशन मेसिंग अप विद द नंबर्स, ठीक है। कितने आपका आपका जीडीपी जो है रियल है, कितना आपका जीडीपी रियल है, राइट, और कितना ऐसा जीडीपी है जो कि नंबर के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी इंटू 100। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, डायरेक्ट फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछ सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछ सकता है। इफ यू वांट आपको ये पीडीएफ हम प्रोवाइड भी कर देंगे, ठीक है। सर समोसा कॉस्टली है, केवल चाय पी लेंगे, ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या है, नॉमिनल जीडीपी, राइट, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाई रियल जीडीपी, रियल जीडीपी इंटू 100, इंटू 100, ठीक है। ये आपका जीडीपी इन्फ्लेक्टर है। क्लियर? जीडीपी इन्फ्लेक्टर जो है, इट एक्ट्स एज अ लाई डिटेक्टर टेस्ट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट। इकोनॉमी सही में बढ़ रही है या आपको बस बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये आपका जीडीपी इन्फ्लेक्टर दिखाता है कि आपका रियल जीडीपी कितनी है, नॉमिनल जीडीपी कितनी है, और कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, राइट, कितना बड़ा है। चलिए अब बात करते हैं पोटेंशियल जीडीपी के बारे में। पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है, पोटेंशियल जीडीपी मतलब कि अगर आपकी एज्यूम करो, मान लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, होता नहीं है, बट मान के चलो कि आपकी इकोनॉमी फुल मोड पे चल रही है, राइट, फुल मोड पे ऊपर आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है, ठीक है, आपकी इकोनॉमी जो है बढ़िया ऊपर बढ़ रही है, ठीक है, सब चीज़ अच्छा अच्छा हो रहा है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल जीडीपी। मतलब आपके कंट्री के इकोनॉमी का जो पोटेंशियल था उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल जीडीपी, राइट। इट इज द मैक्सिमम जीडीपी ऑफ अ कंट्री which produces country that produces without causing inflation, right, without causing inflation, ध्यान रखना, हाईलाइट किया हुआ वर्ड है। assuming everything is running smoothly, ठीक है, सब लोग एम्प्लॉयड है, राइट,
सबका सीडीएस निकल चुका है, सीपीएफ निकल चुका है, किसी का सीजीएल निकल चुका है, किसी का सीएससी निकल चुका है, राइट। सब लोग अच्छे से रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं एफिशिएंट वे में, राइट। तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी, ठीक है। अब इसको कुछ इस तरह समझो कि इसमें दिक्कत क्या है, खामियां क्या है। पहला बात तो ये ऑन ग्राउंड पॉसिबल होता नहीं है ये, राइट। दूसरा बात कि इमेजिन कंट्री इज योर कार, मान के चलो ये कंट्री जो है वो तुम्हारी कार है, राइट। और द टॉप स्पीड इट कैन रीच विदाउट द ओवरहीटिंग। आप इसको फुल एक्सेलरेट कर रहे हो, टॉप स्पीड चला रहे हो, बिना ओवरहीट किए चल रही है। पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, पहला तो पॉसिबल नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो पोटेंशियल जीडीपी क्या है? पोटेंशियल जीडीपी वही है, राइट। पोटेंशियल जीडीपी वही है कि आपकी कार जो है वो बिना इंजन नॉइज के, बिना आपके है ना कैबिन नॉइज के, बिना फिर बिना ओवरहीट किए हुए फुल पोटेंशियल पर रन कर रही है। आपकी कंट्री जो है वो फुल पोटेंशियल पर रन कर रही है। इन्फ्लेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, राइट। सबके पास रिसोर्सेज हैं, इक्वल एफिशिएंट रिसोर्स सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आपका होता है पोटेंशियल जीडीपी, ये होता है पोटेंशियल जीडीपी, ठीक है। अगर कंट्री पोटेंशियल जीडीपी के नीचे रन कर रही है, इफ द इकोनॉमी रन्स बिलो द पोटेंशियल जीडीपी इट इज टू स्लो। अगर पोटेंशियल जीडीपी के नीचे है कंट्री, आपके काफी नीचे है, इसका मतलब कि काफी स्लो है, मतलब कि हाई नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कछुआ की तरह आपका इकोनॉमी यहाँ पे चल रहा है, राइट। एंड इफ इट गोज बियॉन्ड द पोटेंशियल जीडीपी, अगर आपकी कंट्री पोटेंशियल जीडीपी के ऊपर जाने लग गई बहुत ज्यादा, तो क्या होगा? आपका इंजन ओवरहीट होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, ठीक है। मतलब पोटेंशियल जीडीपी जो कंट्री चल रही है तो ठीक है, मेंटेन्ड है, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गई तो क्या होगा? इन्फ्लेशन आ जाएगा, राइट। और इसके नीचे बहुत ज़्यादा जाएंगी तो क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, रिसेशन आ जाएगा। रिसेशन दैट इज मंदी, है ना, पढ़ाए थे ना। रिसेशन क्या होता है, रिफ्लेशन क्या होता है, सब पढ़ाए थे ना। तो यहाँ पे कुछ नोट है। पहला नोट, एक्चुअल जीडीपी जो है छोटा होता है पोटेंशियल जीडीपी से, राइट। तो इसको कुछ इसके केस दिया हुआ है यहाँ पे, बेसिकली बताया गया कि जब पोटेंशियल जीडीपी बड़ा है आपके एक्चुअल जीडीपी से, पोटेंशियल जीडीपी आपके एक्चुअल जीडीपी से बड़ा है, तो यहाँ पे एक केस है कि ब्रो वाई आर यू ड्राइविंग 20 किलोमीटर पर आवर इन अ फरारी। एक्चुअल जीडीपी जो है अगर वो बड़ा हो गया पोटेंशियल जीडीपी से, तो स्लो डाउन द इंजन इकोनॉमी इज गोना ओवरहीट। तो मोरल क्या है? मोरल ये है कि पोटेंशियल जीडीपी इज अ स्वीट स्पॉट, राइट। इनफ स्पीड टू बी एफिशिएंट। बहुत ज़्यादा फास्ट करेंगे तो क्या बोलते हैं, ओवरहीट हो जाएगा, आपकी इकोनॉमी जो है क्रैश करेगी। बहुत ज़्यादा स्लो करेंगे तब भी दिक्कत है, तब भी दिक्कत है। क्लियर? आगे बात करते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? आपका जो एक्चुअल जीडीपी है, सिंपल टर्म में बताएं ना, अगर आपको सिंपल टर्म में बताएं तो आपका जो एक्चुअल जीडीपी है, मतलब आपका एक्चुअल जीडीपी जो अभी चल रहा है कंट्री का, राइट, और जब आपका पोटेंशियल जीडीपी हो सकता था, जो आपका पोटेंशियल जीडीपी पॉसिबल था, राइट, इनके डिफरेंस के बारे में बात करें। ये जो गैप आपको दिखाई देगा, ये जो आपको गैप दिखाई देगा, इसको बोलते हैं हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप। जो आपका एक्चुअल जीडीपी है कंट्री का, जो आपका एक्चुअल जीडीपी है कंट्री का, राइट, माइनस जो आपका पोटेंशियल जीडीपी है कंट्री का, उनको माइनस कर देंगे, जो आपको गैप मिलेगा उसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है, राइट। चलिए, तो ये कब होता है? जब आपका एक्चुअल जीडीपी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल जीडीपी, ठीक है। आपका जो एक्चुअल जीडीपी है वो पोटेंशियल जीडीपी से क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा, डिमांड बहुत ज़्यादा होगा, इकोनॉमी ओवरहीट कर रही होगी, लीडिंग टू द इन्फ्लेशन, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है इन्फ्लेशनरी जीडीपी क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? एक्चुअल जीडीपी माइनस पोटेंशियल जीडीपी, ठीक है। और इस ये जो आपका एक्चुअल जीडीपी माइनस पोटेंशियल जीडीपी है ना, यहाँ पे आपके एक्चुअल जीडीपी जो है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पोटेंशियल जीडीपी। ये जो गैप है, ये जो गैप है, इस गैप को बोलेंगे हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। रिसेशनरी गैप क्या होता है? रिसेशनरी गैप में क्या आएगा? रिसेशन आएगा पहला बात। और रिसेशन कब आता है? सोचो, रिसेशन कब आएगा? जब आपका इकोनॉमी प्रॉपर नहीं चल रहा होगा, राइट। तो इकोनॉमी रनिंग इन द लो पावर मोड, इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल लो पावर मोड पे जा रही है, इकोनॉमी जो है वो लो पावर मोड पे जा रही है, नीचे जा रही है, इसको बोलते हैं रिसेशनरी गैप। यहाँ पे क्या होगा? जो पोटेंशियल जीडीपी है, जो पोटेंशियल जीडीपी है, राइट, जो पोटेंशियल जीडीपी है, इट विल बी ग्रेटर देन एक्चुअल जीडीपी, देन एक्चुअल जीडीपी। टेंशन मतलब एक बार रिवाइज करेंगे सारा हम लोग, ठीक है। तो इट हैपेंस व्हेन एक्चुअल जीडीपी इज स्मॉलर देन पोटेंशियल जीडीपी, मतलब या फिर ऐसा बोल दो कि पोटेंशियल जीडीपी इज ग्रेटर देन एक्चुअल जीडीपी। मतलब
कम खर्च हो रहा है, कम जॉब है, राइट, रिसोर्स जो है वो अनयूज्ड है, बेसिकली आपकी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो स्लो चल रही है, ठीक है, राइट। तो रिसेशनरी जीडीपी क्या होती है, आपका पोटेंशियल जीडीपी माइनस एक्चुअल जीडीपी, और यहाँ पे एक्चुअल जीडीपी क्या होता है, कम होगा, लोअर होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि सपोज मान लो कि आप स्टडीज का प्रिपरेशन करने लग गए, आप स्टडीज का सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीएससी के सीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, एंड इसके बदले अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे होते, अगर आप किसी एमएनसी या किसी कंपनी में जॉब कर रहे होते, तो आपकी सैलरी आ रही होती है, अभी आ रही होती है ना, राइट। अगर आप ये जो टाइम पीरियड है जहाँ पे आप बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हो, इस टाइम पीरियड के बदले, ये तैयारी करने के बदले कहीं आप बैठ के जॉब कर रहे होते, तो आपकी सैलरी आ रही होती है, जो भी आपके 50, 60, 70 हज़ार, 1 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख जो भी आ रही होती, सैलरी आ रही होती है आपकी, राइट। तो इस तैयारी के चक्कर में ये जो पैसा आपके हाथ से निकल रहा है, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। बेसिकली क्रश को स्टॉक करने के चक्कर में गर्लफ्रेंड रूट के चली गई, ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, द वन दैट गॉट अवे, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यू गिव अप व्हेन मेकिंग अ चॉइस। इन सिंपल टर्म्स, व्हेन एवर यू चूज वन थिंग यू लूज अ चांस ऑफ टू अनदर थिंग, राइट। आप एक चीज चूज कर रहे हो, आप दूसरा चीज जो है वो आपके हाथ से निकल जा रहा है, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, क्लियर है। आप फॉर एग्जाम्पल आपने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया कि हम एक काम करते हैं, बिजनेस बनाएंगे, ठीक है। आपने कॉलेज आपको आईआईटी मिला, आपको आईआईटी मिला और आप ड्रॉप आउट कर दिए कि नहीं चलो ठीक है रहने दो, ग्रेजुएशन नहीं करेंगे, जा रहे बिजनेस खड़ा करने, बिजनेस एम्पायर क्रिएट करेंगे, ठीक है। अगर मान लो आपके पास आईआईटी, अब मान लो कि इसमें इसमें आपको आराम से 7 साल 8 साल लग गए, राइट, पूरा एम्पायर खड़ा करने में 7 8 साल लग गए। उन 7 8 साल में आप जो यहाँ पे डिग्री आपको मिलता, उस डिग्री से जो आप अर्न कर रहे होते, वो आपका क्या है, वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। द सैलरी you could have earned with a degree is known as opportunity cost, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, वॉचिंग नेटफ्लिक्स इंस्टेड ऑफ स्टडिंग, है ना, ठीक है। तो आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो पढ़ने के बदले, यहाँ पे आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, यहाँ पे इट विल कॉस्ट यू योर रिजल्ट, ठीक है, इट विल कॉस्ट यू योर गुड ग्रेड्स, ठीक है, राइट। तो ये आपका यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या, आपका रिजल्ट है, आपका गुड ग्रेड्स है, मेरिट में आपका नाम नहीं आएगा, ये आपका कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, राइट। तो मोरल क्या है ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एवरी चॉइस हैज अ कॉस्ट, मेक श्योर यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन समथिंग बेटर, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दो चीज ध्यान रखना, दो चीज ध्यान रखना कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ फ्री गुड्स इज जीरो, ठीक है। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है फ्री गुड्स की, वो जीरो होती है, वही जीरो जो कि तुम्हारी वैल्यू है तुम्हारे एक्स की नज़र में, राइट। एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ पब्लिक गुड्स इज नॉट जीरो, पब्लिक गुड्स जो है इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि सरकार जो है सोलर लैंप लगाने वाली थी, सोलर लाइट लगाने वाली थी स्ट्रीट लैंप पे, उस पैसे को यहाँ न लगा के रोड बनवा दिया, राइट, ठीक है। तो ये पब्लिक गुड्स है ना बेसिकली, तो इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो नहीं है, बिकॉज ये पैसे यहाँ ना लग के कहीं और लग गए, यहाँ पे ना लग के डिफेंस में लग गए, है ना, राइट, यहाँ पे ना लग के किसी रिजर्वर में, डैम में लग गए, राइट। तो अगर पब्लिक कॉस्ट के बारे में, पब्लिक गुड के बारे में बात करें, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है जीरो नहीं होगा, क्योंकि दूसरे सोशल स्कीम्स के लिए गवर्नमेंट उस पैसे का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन फ्री गुड्स के लिए इट विल बी जीरो, फ्री गुड्स के लिए इट विल बी जीरो। आगे बात करते हैं, दो टर्म आपको समझने हैं, आगे बात करते हैं, दो टर्म आपको समझने हैं। पहला टर्म क्या है, नेट डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। नेट डायरेक्ट टैक्स और नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि डायरेक्ट टैक्स में से अगर आप सब्सिडी लेस कर दो, बस कुछ नहीं है, यहाँ बस आपको दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको ध्यान में रखनी है, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत जहाँ पे माथामारी नहीं करना है, सीधा सीधा बात यह है कि जो नेट डायरेक्ट टैक्स है, ये क्या होता है, जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें सब्सिडी लेस कर दो, जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें से सब्सिडी जो है, जो गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती है उसको लेस कर दो, राइट। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, पहले पढ़ा रखे आपको हम, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स से पढ़ा रखे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब डायरेक्ट टैक्स है, राइट, है ना। तो नेट डायरेक्ट टैक्स क्या है कि अगर आप डायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को लेस करते हो, राइट,
उसको बोलते हैं हम लोग नेट डायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जब जब हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को लेस करते हैं, जब हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को लेस करते हैं, इसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जीएसटी, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी वगैरह वगैरह, है ना। आपको हम पिछले दिन पढ़ाए थे बजट एंड टैक्सेशन, वहाँ पे डिटेल में बात किए थे कि बजट क्या होता है, टैक्सेशन क्या होता है, कौन सा आपका डायरेक्ट टैक्स है, कौन सा आपके इनडायरेक्ट टैक्स हैं, जीएसटी क्या होता है, राइट, सब बताए थे आपको। सब्सिडीज के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल एड गिवन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द कॉस्ट इज नोन एज सब्सिडीज। जो आपको फार्म सब्सिडीज मिलता है, फ्यूल सब्सिडीज मिलती हैं। अभी रिसेंटली ईवी सब्सिडीज जो मिल रहा था आपके गवर्नमेंट के साइड से, ठीक है। तो आपको दो वर्ड जो आपको ध्यान रखना है, ये दो वर्ड, पहला आपका डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, नेट डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, दूसरा आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। एग्जाम में सीधे सीधे आपको एग्जाम में दिखेगा क्वेश्चन ये। आगे बात करते हैं, समझेंगे फैक्टर कॉस्ट क्या है और समझेंगे मार्केट कॉस्ट क्या है। एक मिनट वेट करना जरा प्लीज, एक सेकंड। ओके, ऑलराइट। तो बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट के बारे में और मार्केट कॉस्ट के बारे में। पहले समझेंगे फैक्टर कॉस्ट और फिर समझेंगे मार्केट कॉस्ट, या दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो आपका रॉ मटेरियल में लग रहा है, ठीक है, जो आप वेजेस दे रहे हो, जो आप रेंट दे रहे हो, राइट। आपके पास एक फैक्ट्री है, आपके पास क्या है? एक फैक्ट्री है, ठीक है। सुंदर सा फैक्ट्री एग्जॉस्ट है, सुंदर सा फैक्ट्री है, क्या एग्जॉस्ट है, राइट, जहाँ से धुआं निकल रहा है, ठीक है, राइट, ठीक है। ये बताना कि कौन सा एग्जॉस्ट में से कौन सा गैस जो निकलता है, कौन सा गैस निकलता है, सबसे हार्मफुल कौन है। चलिए, तो ये आपका एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में कुछ आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, राइट। आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप समोसे बना रहे हो, राइट। तो उसके लिए जो आप रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हो, जो आप वेजेस दोगे लोगों को, है ना, जो आपके पास लेबरर्स हैं उनको वेजेस देते हो ना, राइट। आपको, आई होप आपको वेजेस और सैलरी के बीच में डिफरेंस क्लियर है। सैलरी आप जो है वो मंथली बेस पे देते हो, वेजेस जो है आप डेली बेस पे देते हो, राइट। तो वहाँ पे जो लेबर्स हैं उनको जो वेजेस दे रहे हो, जो रेंट दे रहे हो, जो बाकी एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो, इन सबको क्या बोलते हैं? इन सबको बोलते हैं रॉ मटेरियल या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इन सबको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। आपका रॉ मटेरियल, वेजेस, सैलरी, रेंट, इन सबको मिला के जो बनता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने में जो कॉस्ट लगा उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, राइट। और आपका मार्केटिंग कॉस्ट क्या, मार्केट कॉस्ट क्या है? फाइनल प्राइस आफ्टर एडिंग द टैक्सेस एंड सब्सिडीज, राइट। यहाँ पे इट एक्सक्लूड टैक्स एंड सब्सिडीज, यहाँ पे आप टैक्स एंड सब्सिडीज इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। मतलब कि आपने एक समोसा बनाया, राइट, और आपका समोसा जो है वो 40 रुपए का है, आपका समोसा जो 40 रुपए का है, इंक्लूडिंग योर रॉ मटेरियल, इंक्लूडिंग वेजेस, रेंट, सैलरी, ठीक है, राइट। इसमें आप टैक्स और सब्सिडी जो है वो नहीं डाले हो, वो आप यहाँ पे नहीं डाले हो, ठीक है, राइट। तो प्रोड्यूसर जो है वो 40 रुपए जो है यहाँ पे 40 रुपए का सामान बनाया, ठीक है, अपना प्रॉफिट वगैरह लेके आप 40 रुपए यहाँ पे बुक किए। कंज्यूमर ने कितना पे किया? अब आप इसको मार्केट में डालोगे, मार्केट में जाएगा तो उसके ऊपर टैक्स लगेंगी, राइट, सब्सिडी लगेगा, टैक्स लगेगा, है ना। तो कंज्यूमर जो पे कर रहे हैं वो क्या आपका मार्केट कॉस्ट है, वो क्या आपका मार्केट कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे एग्जांपल समझो, मार्केट कॉस्ट इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट माइनस फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, है ना। जो आपका मार्केट कॉस्ट है वो आपका फैक्टर कॉस्ट होता है, उसमें आप जोड़ते हो इनडायरेक्ट टैक्सेस को, उसमें आप माइनस करते हो सब्सिडीज को। फॉर एग्जांपल आपने समोसा बनाया, राइट, आपने समोसा बनाया, तो जो आपका फैक्टर कॉस्ट लगा वो आपका लगा 80 रुपए, इंग्रेडिएंट्स, वेजेस, रेंट वगैरह देके जो है 80 रुपए, ठीक है। सरकार ने बोला कि यार बड़ा बढ़िया समोसा है, काम करो, इसके ऊपर 20% 20 रुपए टैक्स लगाओ, ठीक है। 20 रुपए टैक्स लग गए, 20 रुपए टैक्स लग गए, तो आपका समोसा हो गया 100 रुपए का। आप रोना धोना स्टार्ट किए, तो गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है 10 रुपए का सब्सिडी देते हैं हम, 10 रुपए का सब्सिडी देते हैं। अब आपका समोसा मार्केट में कितना का पहुंच रहा है? 90 का पहुंच रहा है। तो फाइनल प्राइस क्या हुआ? फाइनल प्राइस अगर हमको खरीदना पड़ेगा तो हम कितने का खरीदेंगे? 90 का खरीदेंगे, 90 का खरीदेंगे। दैट इज योर फैक्टर कॉस्ट एंड योर मार्केट कॉस्ट, ठीक है।
ये आपका फैक्टर कॉस्ट और आपका मार्केट कॉस्ट है। आई होप फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट जो है वो क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जीडीपी पर कैपिटा वर्सेस पर कैपिटा इनकम के बारे में। यहाँ पे भी देखना कि मोस्टली टीचर्स जो है क्या करते हैं, दोनों को मिला देते हैं, जीडीपी पर कैपिटा और पर कैपिटा इनकम मिला देते हैं। ऑलमोस्ट सेम ही है दोस्त, बट थोड़ा फाइन डिफरेंस है, उनको समझते हैं हम लोग, है ना। तो दोनों जो है आपका जीडीपी पर कैपिटा हो गया, फिर पर कैपिटा इनकम हो गया, ये दोनों किसको मेजर करता है? दोनों मेजर करता है इनकम ऑफ पर पर्सन, राइट। बोथ मेजर इनकम ऑफ पर पर्सन, बट जीडीपी पर कैपिटा जो होती है, इट फोकस ऑन द इंटायर इकोनॉमी, while the per capita income looks at what individual actually earn। आप एक्चुअली कितना अर्न कर रहे हो, पर कैपिटा इनकम जो उसको देखेगा, राइट। ठीक है, तो दिस इज योर जीडीपी पर कैपिटा एंड दिस इज योर पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, अगर जीडीपी पर कैपिटा के बारे में बात करते हैं, जीडीपी पर कैपिटा के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या होता है, इस फॉर्मूला क्या होता है इसका? टोटल जीडीपी डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। टोटल जीडीपी डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, राइट। और पर कैपिटा इनकम क्या होता है? टोटल इनकम डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। बस यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, राइट। यहाँ पे इट इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड गवर्नमेंट्स, इट ओनली कंसिडर्स इनकम फ्रॉम द इंडिविजुअल। आप इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल जो आप कितना इनकम कर रहे हो, बस यहाँ पे वो उसके ऊपर हिसाब किया जाएगा, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जो बिजनेस है, वो कितना कमा रहे हैं, उन सब पे हिसाब होता है, राइट। इट मेजर्स द इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ अ पर्सन, वाइल पर कैपिटा इनकम जो है, इट मेजर्स द व्हेन पीपल एक्चुअली अर्न ऑन एन एवरेज। ठीक है, राइट। तो ये आपके एक्चुअल अर्निंग के ऊपर होता है, और ये थोड़ा सा रियलिस्टिक होता है, इंडिविजुअल कितना अर्न कर रहा है उसके ऊपर होता है। यहाँ फॉर्मूला दिए गए हैं दोनों के, पहला आपका जीडीपी पर कैपिटा का फॉर्मूला है, राइट, और दूसरा आपका क्या है, जीडीपी दूसरा आपका क्या है, पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला है। ठीक है समझ में नहीं आया ना? अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखो, अभी क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, एक कंट्री का जीडीपी कितना है? 1000 करोड़ है। एक कंट्री का जीडीपी कितना है? 1000 करोड़ है। ये कंट्री का क्या है? जीडीपी है, जीडीपी है, ठीक है, राइट। कंट्री की जनसंख्या कितना है, कितनी है? 10 करोड़। कंट्री की जनसंख्या कितनी है? 10 करोड़। 10 करोड़ जो है पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन है, राइट। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा? यहाँ पे निकलेगा जीडीपी, जीडीपी पर कैपिटा, पर कैपिटा कितना निकल गया? 1 लाख निकल गया, राइट। इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा? 1 लाख आएगा, है ना। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम के बारे में बात करते हैं, तो जो आपका 1000 करोड़ था, राइट, जो आपका जीडीपी था 1000 करोड़, उसमें हम लोग डेप्रिशिएशन लगाएं, टैक्सेस लगाएं, सब हटाने के बाद क्या हुआ? आपका 800 करोड़ बना, 800 करोड़। अब इस 800 करोड़ को 10 करोड़ की जनसंख्या में हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है, राइट। ठीक है, तो आपका जो आएगा वो आपका आएगा पर कैपिटा इनकम, वो आपका आएगा पर कैपिटा इनकम। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो है सीएससी में पूछा हुआ है, सिविल सर्विसेज 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। पंजाब स्टेट पीसीएस, पंजाब पीसीएस का जो पेपर होता है वहाँ पे पूछा है, 2017 में पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा एक और कोई एग्जाम था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे स्टेट पीसीएस और सीएससी में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, ऑल दो अब तक सीएपीएफ में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट आप ध्यान रखोगे। टोटल 8 कोर इंडस्ट्री हैं जो कि इंडिया के इकोनॉमी का बैकबोन है। टोटल 8 कोर इंडस्ट्री हैं जो कि इंडिया की इकोनॉमी का बैकबोन है। आपको इस सारे इंडस्ट्री का नाम पता होना चाहिए। कोल, क्रूड ऑयल, सीमेंट, रिफाइनरी प्रोडक्ट, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी और स्टील। बोल देगा कि इनमें से कौन सा एक कोर इंडस्ट्री नहीं है, इनमें से कौन सा कोर इंडस्ट्री नहीं है। तो आपको ये आठों के आठों नाम जो है वो पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि ये जो आपके जो क्वेश्चन पूछा भी गया था, एक्चुअली जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? तो आपके रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का है। सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का है। उसके बाद आपके इलेक्ट्रिसिटी का है, राइट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। फिर आपका आता है स्टील, है ना, स्टील आता है। आपका कोल आता है, सबसे ज़्यादा आपका क्या है? रिफाइनरी। फिर आपका क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। फिर आपका कोल आता है। तो आपको स्टार्टिंग के 4 याद रखने हैं कि स्टार्टिंग के 3 या 4 जो है वो टॉप कौन है, और लास्ट के 2-3 टॉप कौन है। लास्ट के 2-3 टॉप कौन है? तो लास्ट में कौन सा आपका फर्टिलाइजर जो है, फर्टिलाइजर्स जो है ये लास्ट है, फर्टिलाइजर लास्ट है।
इसके ऊपर जाओगे तो सीमेंट आपका आता है, इसके ऊपर सीमेंट आता है आपका, राइट। इसके ऊपर जाओगे तो आपका नेचुरल गैस आता है, उसके बाद क्रूड ऑयल आता है, ठीक है। तो ये आपको सिक्वेंसली ऑर्डर में याद रखना है कि 8 कोर इंडस्ट्रीज जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाइप ऑफ मनी के बारे में। अगला टॉपिक टाइप ऑफ मनी। दो टॉपिक हमारे रह गए हैं, पहला आपका टाइप ऑफ मनी है और बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, और दूसरा आपका मार्केट, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ जरा, बताओ तो थोड़ा, हम थोड़ा सा ब्रेक ले ले, पानी वानी पी ले, कोई दिक्कत समस्या है तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, अब तक हम लोग क्या क्या देखें, अब तक हम लोग देखे समझे कि आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। वी हैव अंडरस्टूड कि नेशनल इनकम क्या होगा, नेशनल इनकम जीडीपी से अलग कैसी है, जीडीपी क्या होता है, राइट। इसके अलावा आपका जीएनपी क्या है, जीडीपी जीएनपी में फ़र्क क्या है, नेशनल इनकम में फ़र्क क्या है, फैक्टर इनकम क्या होता है, राइट। इसके अलावा बात की हम लोग फैक्टर इनकम कितने तरह के होते हैं, आपके नेट फैक्टर क्या होते हैं, नेट और ग्रॉस में डिफरेंस क्या होता है, राइट। एसेट्स क्या होता है, डेप्रिशिएटिंग एसेट्स क्या होता है, एप्रिशिएटिंग एसेट्स क्या होता है, एनडीपी दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एनएनपी दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है, राइट। ग्रीन जीडीपी क्या होता है हम लोग वो समझेंगे, ग्रीन जीडीपी क्या होता है, राइट। नेशनल इनकम क्या होता है आपका, पर्सनल इनकम क्या होगा, पर्सनल है ना, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होगा, राइट। रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या है, जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है, राइट। पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है। वी हैव अंडरस्टूड इन्फ्लेशनरी जीडीपी क्या है, रिसेशनरी जीडीपी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, राइट। इसके अलावा डायरेक्ट नेट डायरेक्ट टैक्स क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है, मार्केट कॉस्ट क्या है, जीडीपी पर कैपिटा क्या है, एंड पर कैपिटा इनकम क्या है। और फाइनली हम देखें 8 कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब बात करते हैं मनी के बारे में, अब बात करते हैं मनी के बारे में। अब मनी क्या होता है ये तो समझाना नहीं पड़ेगा ना ठीक है, ये तो बचपन से पता है मनी क्या होता है, इसमें तो हम लोग माहिर हैं, है नहीं अलग बात है, लेकिन मनी क्या होता है वो तो पता है ना। चलो, तो अब ये मनी जो है बहुत तरह के होते हैं, पहला आपका फिएट मनी, दूसरा कमोडिटी मनी, तीसरा आपका फिड्यूशियरी मनी, कमर्शियल बैंक मनी, और फिफ्थ मनी इज और फुल बॉडीड मनी, ठीक है। एक एक करके समझते हैं कि ये सब होते क्या क्या है, एक करके समझते हैं कि सब होते क्या क्या है। बात करते हैं हम लोग फिएट मनी के बारे में। फिएट मनी क्या है, ये गवर्नमेंट बैक्ड मनी है, लीगल मनी है, लीगल टेंडर है, ठीक है, जो सरकार ने चलाया है वो आपका फिएट मनी है। जो पेपर करेंसी होता है आपका, है ना, जो एक नोट होता है ना, एक नोट जिस पे लिखा होता है मैं धारक को 500 रुपये देने का वचन देता हूँ, राइट। तो ये क्या है, ये फिएट मनी है आपका, ये फिएट मनी है, ठीक है, राइट। अगला क्या है, कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी के बारे में बात करते हैं तो ये ओल्ड स्कूल मनी है, फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, है ना, सॉल्ट, कैटल, सब इसके अंदर आते हैं, कमोडिटी मनी के अंदर आते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग आपके फिड्यूशियरी मनी के बारे में। फिड्यूशियरी मनी के बारे में बात करें तो ये ट्रस्ट बेस्ड मनी है, ट्रस्ट बेस्ड मनी, मनी दैट इज मनी दैट वर्क्स बिकॉज पीपल ट्रस्ट देयर बैंक्स, ठीक है। आपने चेक के बारे में सुना होगा, आपने डिमांड ड्राफ्ट के बारे में सुना होगा। ये इस टाइप ऑफ मनी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल, ठीक है। बोल देगा सीधे सीधे कैटल जो है वो किस टाइप का मनी है, कैटल किस टाइप का मनी है, तो आप सर पटकोगे यूपीएससी क्या वाहियात सवाल पूछता है, कैटल मनी है, हैं बकरी, बकरी है, बकरी पैसा कैसे है, बकरी बेच के पैसा आता है, राइट। तो ठीक है, सिल्वर किस टाइप का मनी है, राइट। इसके अलावा आपका चेक किस टाइप का मनी है, आपके पेपर करेंसी कॉइन्स किस टाइप का मनी, इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्लियर है। तो फिएट मनी क्लियर है आपका, गवर्नमेंट बैक मनी, लीगल मनी जो आपका पेपर करेंसी होता है, कॉइन्स होते हैं। कम्युनिटी मनी क्लियर है आपका, जो ओल्ड स्कूल मनी, एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, है ना, सॉल्ट, कैटल, राइट, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं फिड्यूशियरी मनी के बारे में। ये ट्रस्ट बेस्ड मनी होती है, राइट। एग्जांपल चेक, डिमांड ड्राफ्ट, चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट। अगला है कमर्शियल बैंक मनी। कमर्शियल बैंक मनी आपका डिजिटल मनी है, ये आपका डिजिटल मनी है जो आप है ना, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन ट्रांसफर, है ना, जो यूपीआई वगैरह करते हो, बैंक डिपॉजिट्स करते हो, ये आपका कमर्शियल बैंक मनी है। अगला आपका फुल बॉडीड मनी, अगला आपका है फुल बॉडीड मनी, मतलब कि रियल मनी विथ रियल वैल्यू, ध्यान रखना, रियल मनी विथ रियल वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर बात करें हम तो
अगर आपके पास 2 रुपये का सिक्का है, अगर आपके पास 2 रुपये का सिक्का है, राइट, जिस मेटल से बना है, जिस धातु से बना है, या फिर उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी 2 रुपये ही होना चाहिए, वो भी 2 रुपये ही होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। ठीक है, पहले देखे थे 5 का सिक्का चलता था एक, तो देखिए हो क्या, एक 5 का मोटा सिक्का चलता था, देखे थे, याद है क्या? अभी नहीं दिखता है, बहुत कम दिखता है, राइट। तो उसको बंद कर दिया गया था। कारण क्या था? कारण ये था ना, अभी नया वाला नहीं, पुराना वाला 5 का मोटा सिक्का था, पुराना, बहुत पुराना। ठीक है, उसको बंद इसलिए किया गया बिकॉज उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है, राइट, वो 5 से ऊपर था। मतलब कि जिस मेटल से बना हुआ था, जो है ना, उसको आप उसको आप अगर आप इकट्ठा करके बेचोगे ना, राइट, बहुत सारे, तो आपको 5 रुपये के ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको बंद कर दिया गया, कर दिया गया। इंडिया में लोग भी तो बड़े खतरनाक है, बट कलेक्ट कर लिए बहुत सारा, फिर उसको बेच दिए, राइट, और उसको बेच करके जो कमाए वो 5 के बदले 5.5 रुपये, 6 रुपये कमाई, इस टाइप से कमाना चालू कर दिए थे, राइट। तो फुल बॉडीड मनी क्या होता है? फुल बॉडीड मनी होता है रियल मनी विथ रियल वैल्यू। मतलब अगर 100 रुपये बन रहे हैं, या फिर मान लो कि दो का कॉइन बन रहा है, 2 का कॉइन बन रहा है, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी 2 रुपये ही होना चाहिए, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी सेम उतना ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया फुल बॉडीड मनी का, फुल बॉडीड कॉइन का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आई एम वर्थ 100 बिकॉज आई हैव 100 वर्थ ऑफ गोल्ड इन साइड मी, राइट। मैं 100 रुपये का हूँ बिकॉज मेरे अंदर 100 रुपये का सोना है, ये आपका फुल बॉडीड मनी हो गया। लेकिन यहीं पे आएगा फिएट मनी। फिएट मनी बोलेगा ब्रो, आई एम जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, बट स्टिल बिलीव इन मी, राइट। ठीक है, तो ये बेसिकली एग्जांपल्स हैं, आपको पता होना चाहिए कौन सा मनी है। फिएट मनी का एग्जांपल क्या है, कमोडिटी का क्या है, फिडुशियरी का क्या है, कमर्शियल बैंक मनी क्या होता है, फुल बॉडीड मनी क्या होता है। फुल बॉडीड मनी जो है वो उसमें और फिएट मनी में डिफरेंस क्या है, इनके एग्जांपल्स क्या है, ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल उज्जवल, इंट्रेंसिक वैल्यू जो है वो ज़्यादा थी उसकी, राइट, इंट्रेंसिक वैल्यू जो है वो ज़्यादा थी। अब बात करते हैं मेजर ऑफ मनी सप्लाई। मेजर ऑफ मनी सप्लाई के बारे में बात करते हैं। हर साल यहाँ से आप देखो क्वेश्चन पूछा गया है, राइट, इसको आप प्यार से समझते हैं हम लोग। मेजर ऑफ मनी सप्लाई के बारे में बात करें, राइट, वेट, 1 मिनट वेट करना जरा। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी है, 2 कैटेगरी है, राइट। पहला क्या है आपका? पहला आपका नैरो मनी, पहला आपका है नैरो मनी, नैरो मनी। दूसरा आपका है ब्रॉड मनी। नैरो मनी और ब्रॉड मनी, जब क्लियरली लिख देते ना, क्लियर लिखते हो, वरना फिर कोई ग्रुप में आके बोलेगी भैया आप क्लियर नहीं लिखते हो। ये लो, नैरो मनी, राइट, अभी विजिबल है, समझ में आ रहा है। और दूसरा क्या आपका? ब्रॉड मनी। ठीक है, ये नैरो मनी के बारे में बात करें तो यहाँ भी 2 डिवीजन आपको मिल जाएगा। पहला आपका क्या मिलेगा? M1, और दूसरा क्या आपका? M2, M1 और M2, M1 एंड M2। ठीक है, ब्रॉड मनी के बारे में बात करें, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ क्या मिलेगा आपको? M3 एंड M4, M3 एंड M4। ठीक है, अब इन सबके वैल्यू को समझते हैं। वो M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है, M4 क्या समझते हैं हम लोग। तो M1 क्या है? M1 क्या है? M1 इज करेंसी जो आप कैरी कर रहे हो। M1 इज करेंसी दैट यू कैरिड, जो आप कैरी कर रहे हो, राइट। इसके अलावा करेंसी जो आप डिपॉजिट किए हो बैंक में। ठीक है, M1 इज बेसिकली करेंसी जो आप कैरी कर रहे हो, और करेंसी जो आप बैंक में डिपॉजिट किए हो। ठीक है, M2 क्या होता है? M2 क्या होता है? M2 इज M1 ये कंप्लीट M1 जो है ना, करेंसी प्लस डिपॉजिट, है ना, इसको हम लोग M1 लिख रहे हैं। M1 प्लस जो आप पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट किए हो, डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, है ना, बहुत लोग यहाँ भी डिपॉजिट करते हैं, राइट। अगला क्या आपका? M3, अगला क्या आपका? M3, M3, M3 क्या है? M3 क्या है? M1, M3 इज बेसिकली M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट, नेट, नीचे लिखते हैं ना, स्पेस कम है, वेट करना जरा, तो नीचे लिखते हैं, स्पेस कम हो रहा है, नीचे लिखते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ लिखते हैं M3, M3,
M3 क्या है? M3 इज बेसिकली M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट, नेट टाइम डिपॉजिट। अब ये नेट टाइम डिपॉजिट क्या होता है? नेट टाइम डिपॉजिट क्या होता है? आप किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ टाइम के लिए कुछ पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हो। आपने एफडी के बारे में सुना हो क्या? एफडी सुना है आपने? फिक्स डिपॉजिट, राइट? कि हम जो है 1 लाख रुपए रख रहे हैं बैंक में, राइट, फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। उसके बाद ये 1 लाख जो है वो 1,10,000 बन जाएगा, 1,20,000 बन जाएगा, है ना? सुना है ना आपने, राइट? तो M3 क्या होता है? M3 इज बेसिकली M1 के अंदर जितने भी चीज़ें आप में आ रही हैं, करेंसी प्लस डिपॉजिट, राइट, प्लस नेट टाइम डिपॉजिट प्लस पोस्ट ऑफिस डिपोजिशन, ये सारे आपके M3 के अंदर आते हैं, ये सारे आपके M3 के अंदर आते हैं। एक मिनट, सॉरी गलत, एक मिस्टेक हुआ मेरे से, एक मिनट ना। पोस्ट ऑफिस डिपोजिशन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है? M3 इज बेसिकली M1 प्लस नेट डिपॉजिट, M1 प्लस नेट डिपॉजिट। M3 क्या होता है आपका? M1 प्लस नेट डिपॉजिट होता है, ठीक है? बात करते हैं M4 के बारे में। M4 के बारे में बात करते हैं। M4 इज M4 क्या होता है? M3 प्लस पोस्ट ऑफिस डिपोजिशन, ठीक है? अच्छा, इन सब में से जो M1, M2, M3, M4, इन सब में से मोस्ट वाइडली मनी किसको बोलते हैं हम लोग? मोस्ट वाइडली मनी बोलते हैं हम लोग M3 को। M3 इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मनी, ठीक है? तो यार सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, राइट? एंड इससे आप लोग इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर ले जाओगे, राइट? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। ये आखिरी टॉपिक हमारा मार्केट स्ट्रक्चर, उसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है? चैप्टर के पूरा इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा, केवल रह जाएगा आप लोगों का गवर्नमेंट स्कीम्स, है ना? गवर्नमेंट स्कीम्स रह जाएगा। चलिए मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली आप बहुत तरह का देखोगे। मोनोपोलिस्टिक होता है, ओलिगोपोली होता है, मोनोपोली होता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है, राइट? टोटल 5 तरह का होता है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, राइट? ये बस एक पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं है। टोटल 5 तरह का होता है जो आपको हम यहाँ पे बताने वाले हैं, ठीक है? चलिए, पहला है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, राइट? इट इज द ड्रीम लैंड ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है? बहुत आपको बायर मिलेंगे, हाई नंबर ऑफ बायर मिलेंगे और हाई नंबर ऑफ सेलर्स मिलेंगे, ठीक है? ये एक ऐसा मार्केट है, राइट? ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन मिलेगा। इट इज द आइडियल मार्केट स्ट्रक्चर वेयर मेनी स्मॉल फर्म्स compete विथ ईच अदर, राइट? वो लोग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बेचते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे दुकान होते हैं, वो अपना आइडेंटिकल प्रोडक्ट यहाँ पे बिक्री करते हैं, बेच रहे होते हैं। एंड नो वन हैज़ द मार्केट पावर, किसी के पास मार्केट पावर नहीं है, किसी के पास मार्केट पावर नहीं है। इट्स लाइक सुपर फेयर मार्केट वेयर ओनली वन प्राइस मैटर्स। फॉर एग्जाम्पल आपको बाद में बताएंगे, पहले की फीचर के बारे में बात करते हैं। पहला फीचर ये है कि यहाँ पे बहुत सारे बायर मिलेंगे और बहुत सारे सेलर्स मिलेंगे। ध्यान रखना, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में काफी बायर मिलेंगे, हाई नंबर ऑफ बायर्स और हाई नंबर ऑफ सेलर्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो आपको होमोजेनियस प्रोडक्ट मिलेंगे, होमोजेनियस प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। होमोजेनियस प्रोडक्ट मतलब क्या होता है कि सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, राइट? सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बट विथ वेरियस सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है? ऑल फॉर्म्स सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स विथ वेरियस सब्स्टिट्यूट। दाल चावल, है ना, राइट? गेहूं चावल, ठीक है? चलिए, इसके बाद इस मार्केट के बारे में बात करें तो मार्केटिंग एंड सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे नहीं होती है। ध्यान रखना कि यहाँ पे मार्केटिंग एंड सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है? नो मार्केटिंग कॉस्ट, नो MCSC, ठीक है? ये मार्केटिंग कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट है, क्लियर कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे नो MCSC, कोई आपका मार्केट कॉस्ट, कोई आपका सेलिंग कॉस्ट नहीं होने वाला। मतलब ऐसा नहीं कि एडवर्टाइजमेंट कराया जाता है। मार्केटिंग कॉस्ट मतलब ऐसा नहीं कि इसका एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं हम लोग जम के, ठीक है, जैसे पेप्सोडेंट करवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है? इसके अलावा इस मार्केट में एंटर करने के लिए, एग्जिट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आपको आलू ही बेचना है, आपको चावल और गेहूं ही बेचना है, राइट? तो फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। एनी फर्म कैन इजिली ज्वाइन और लिव द मार्केट एट एनी टाइम। परफेक्ट नॉलेज के बारे में बात करते हैं तो बायर्स एंड सेलर्स नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द प्राइस एंड प्रोडक्ट्स। मतलब कि पूरा मार्केट में आपको आइडिया है कि पूरा मार्केट में वो रमेश क्या किस भाव पे आलू दे रहा है, राइट?
है ना, सुरेश जो है किस दाम पे चावल दे रहा है, आपको प्रॉपरली यहाँ पे नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसे एज सच कुछ गवर्नमेंट इंटरवेंशन यहाँ पे आपको देखने नहीं मिलता है, कोई टैक्स, सब्सिडीज, प्राइस कंट्रोल स्टेप से कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। प्राइस टेकर्स के बारे में बात करते हैं। प्राइस टेकर मतलब कि प्राइस के बारे में बात कौन करेगा? अगर आप कुछ वहाँ पे खरीदने जा रहे हो, राइट, तो प्राइस के बारे में आप बात करोगे या मार्केट या दुकानदार वो बताएगा? तो ऑब्वियसली वहाँ बहुत सारे मार्केट्स हैं, वहाँ बहुत सारे मार्केट हैं, राइट। जब बहुत सारे मार्केट हैं, सब सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मोर और लेस होमोजेनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो क्या होगा, प्राइस वो लोग सेट नहीं करेंगे, प्राइस आप सेट करोगे, आप नेगोशिएट कर सकते हो। सो यू आर द प्राइस टेकर, यू आर द प्राइस टेकर, ठीक, कंज्यूमर्स आर द प्राइस टेकर हियर, है ना, ठीक है। तो फर्म्स एक्सेप्ट द मार्केट प्राइस, फर्म जो है वो मार्केट प्राइस को एक्सेप्ट करते हैं, दे कैन नॉट सेट देयर ओन प्राइस, अपना प्राइस लोग सेट नहीं कर सकते। एग्जांपल समझो, यहाँ पे एग्जांपल समझो, इमेजिन अ वेजिटेबल मार्केट वेयर 100 फार्मर्स आर सेलिंग सेम पोटैटो, ठीक है। अभी बताए थे इतना सारे समोसा बनवाए थे हम, राइट, बताए थे, अभी आप लोगों को इतने सारे समोसा खिलाए ऊपर में हम। ये समोसा बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? आलू चाहिए, राइट। तो एक मार्केट लगा जहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स आए, ठीक है, 100 के ऊपर फार्मर्स आए और आलू जो है, पोटैटो जो है वो बेचना चालू कर दिए। नो फार्मर कैन चार्ज एक्स्ट्रा बिकॉज बायर्स विल गॉट टू नो, बायर विल गो टू अनदर फार्मर, राइट। अब एक फार्मर आपको बोल रहा है कि भाई हम तो 40 के बदले 50 का देंगे, तुम क्या बोलोगे? नहीं लेंगे, किसी और से लेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड डिसाइड द प्राइस, ठीक है, नॉट द सेलर। ध्यान रखना, यहाँ पे एक ग्राफ बनता है इस टाइप का, आपके एग्जाम में ग्राफ पूछ सकता है, इस टाइप का ग्राफ होता है। ये आपका प्राइस का ग्राफ है और ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड का ग्राफ है, क्वांटिटी डिमांडेड का ग्राफ है। क्वांटिटी डिमांड जो है कितना ही बढ़ जाए, आपका प्राइस नहीं बढ़ पाएगा, आपका प्राइस नहीं बढ़ पाएगा, बिकॉज बहुत सारे दुकान है भाई, वहाँ बहुत सारे दुकान है, राइट। तो जो दुकानदार है वो अपने मर्जी से कोई प्राइस नहीं बोल सकता कि हम जो है 40 के बदले 50 लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए डिमांड बढ़ने के साथ साथ प्राइस आपका नहीं बढ़ता, ठीक है। जो लोकल आपका सब्जी मार्केट है ना, राइट, काइंड ऑफ उस टाइप से। चलिए, ये हो गया परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ध्यान रखना इसके बारे में, इसके फीचर ध्यान रखना, पार्टिसिपेंट कौन होंगे, बहुत सारे बायर होंगे, बहुत सारे सेलर्स होंगे, प्रोडक्ट्स जो आपको मिलेंगे वो होमोजेनियस मिलेंगे, सेम काइंड के प्रोडक्ट मिलेंगे, सेम तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे आपके। सब टाइटल्स, सब सब्सिट्यूट्स जो है आपको बहुत सारे यहाँ पे मिलने वाले हैं, राइस, व्हीट सब्सिट्यूट बहुत मिल जाएंगे। मार्केटिंग और सेलिंग कॉस्ट जो आपको ना के बराबर मिलती हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि वो अपने आलू को जो है एडवर्टाइजमेंट करवा रहा है आलू के बारे में, ऐसा कुछ नहीं होता। नॉलेज के बारे में बात करें, एंट्री एग्जिट के बारे में बात करें तो बिल्कुल स्मूथ है, परफेक्ट है, एनीवन कैन लीव एंड एनीवन कैन ज्वाइन एनी टाइम, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग मोनोपोली मार्केट के बारे में। मोनोपोली में क्या होता है कि एक सेलर होंगे और बहुत सारे बायर होंगे। मोनोपोली इज द मार्केट, राइट। मोनोपोली मार्केट के बारे में बात करें तो इट इज द किंग रूल्स एवरीथिंग मार्केट, ठीक है, इट इज द किंग रूल्स एवरीथिंग मार्केट, ओके। तो मोनोपोली इज द मार्केट वेयर वन सिंगल सेलर डोमिनेट्स, एक सिंगल सेलर जो यहाँ पे डोमिनेट करता है, यहाँ पे कोई कंपटीशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, उस सेलर का कोई कंपटीशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं किंग रूल एवरीथिंग, राजा वाला स्वभाव भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे जो रहेगा ना उसका राजा वाला व्यक्तित्व रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली द कंपनी इज द बॉस ऑफ एंटायर इंडस्ट्री, ठीक है। की फीचर के बारे में बात करते हैं हम लोग बात करते हैं की फीचर के बारे में। तो सिंगल सेलर यहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे सिंगल सेलर होगा जो कि डोमिनेट करेगा पूरे मार्केट को, इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर्स आर नॉट द प्राइस मेकर्स। प्राइस मेकर कौन होंगे? कंपनी वाले होंगे, ठीक है। कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडियन रेलवे, राइट, इंडियन रेलवे, ऐसा नहीं है कि अगर आपको आप रेलवे के जाके बोलो कि भैया ऐसा है कि हम टिकट का जो है वो इतना पैसा नहीं देंगे, हाफ पैसा करो वरना हम किसी और ट्रेन से ले जाएंगे। जिस ट्रेन से जाओगे वो भी इंडियन रेलवे की है ना, तुम्हारी अपनी अपनी ट्रेन तो चल नहीं रही है, राइट। इसलिए यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूट आपको नहीं मिलता, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट आपको नहीं मिलता, आप मजबूर हो, जितना मांगेंगे उतना देना पड़ेगा आपको, राइट। इसके अलावा हाई बैरियर्स टू एंट्री, राइट, यहाँ पे सब एंट्री नहीं कर पाएंगे ड्यू टू लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल, राइट। इसके अलावा कॉस्ट बैरियर बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे, यहाँ पे एंट्री करना आसान नहीं है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड कॉस्ट बैरियर्स आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिलेंगे। प्राइस मेकर के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली प्राइस कौन डिसाइड करेगा? यहाँ पे जो आपके जो आपका जो सेलर है, राइट, वही प्राइस डिसाइड करेगा।
क्योंकि यहाँ पे कोई कंपटीशन है ही नहीं और आपको मजबूरी में वो लेना पड़ेगा प्रोडक्ट, ठीक है। कंट्रोल ओवर सप्लाई, सप्लाई के ऊपर उनका कंट्रोल रहेगा कि प्रोडक्शन कितना होने वाला है, राइट, प्रोडक्शन कितना होने वाला है, सबके ऊपर इनका कंट्रोल रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो गूगल सर्च इंजन, एज सच कोई सीरियस कंपटीशन इसका है नहीं, है बहुत सारे लेकिन बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। बेहतर एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे जो है काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। ये काम तुम भी कर सकते हो कि तुम लोग बेसिकली डेजर्ट में चले जाओ, राइट, डेजर्ट में चले जाओ, डेजर्ट में जहाँ पे और आसपास कोई ना रहे और और पानी का बोतल बेचो वहाँ पे, आप 300 का बेचोगे तब भी बिकेगा, ठीक है। ये इमोजी हटाएं तो बड़ा गंदा लग रहा है, ये गया अब, ठीक है ना, सब लग रहा है अब ठीक है, राइट, क्लियर है, क्लियर है। मोनोपोली मार्केट, उसके फीचर्स, सब चीज़ क्लियर है क्या, ठीक है। इसके ग्राफ कुछ इस टाइप का वो दिखेंगे, ये प्राइस एंड डिमांड ग्राफ है, ये प्राइस ग्राफ, प्राइस है या डिमांड है, प्राइस एंड डिमांड है। इवन इफ डिमांड कम हो आप प्राइस कम नहीं करोगे, इवन इफ डिमांड कम हो आप प्राइस कम नहीं करोगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, राइट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द बेस्ट फॉर बोथ द वर्ल्ड मार्केट, इसके बारे में बात करें तो इट हैज़ मेनी सेलर्स बट ईच वन सेल्स स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आपको बहुत सारे सेलर्स मिलेंगे लेकिन हर जो सेलर हैं, हर जो सेलर्स हैं उनके पास जो प्रोडक्ट है वो स्लाइटली डिफरेंट रहेगा, स्लाइटली डिफरेंट रहेगा, ठीक है। मतलब यूनिकनेस रहेगा उनके प्रोडक्ट्स में, ठीक है। गिविंग देम सम कंट्रोल ओवर द प्राइस, ठीक है। इट्स अ मिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। ये परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का क्या होता है, मिक्सचर होता है, वो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का मिक्सचर होता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे सेलर्स मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे सेलर्स मिल जाएंगे लेकिन हर सेलर के पास अपना कोई यूनिक टेस्ट होगा, एग्जांपल बताएंगे तो समझ में आएगा आपको। हर सेलर के पास कोई अपना यूनिक टेस्ट होगा, ठीक है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली सबका अपना यूनिक टेस्ट है, सबका अपना अलग ब्रांडिंग है, सबका अपना अलग डिज़ाइन है, अब अलग क्वालिटी है, राइट, क्लियर है। इसके अलावा फ्री एंट्री एंड एग्जिट के बारे में बात करें तो न्यू फॉर्म्स कैन एंटर और लीव इजिली, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। प्राइस कंट्रोल के बारे में बात करें, सिंस द प्रोडक्ट्स आर यूनिक, प्रोडक्ट जो है यूनिक है तो सेलर जो है वो थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। प्राइस मेकर जो है आप नहीं है, प्राइस मेकर यहाँ पे कौन होगा, सेलर होगा। ध्यान रहे पार्टिसिपेंट जो हैं बहुत बायर रहेंगे, बहुत सेलर रहेंगे, मेनी बायर्स मेनी सेलर्स। हर सेलर जो है उनके पास थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन रहेगा प्रोडक्ट्स का, मतलब यूनिक प्रोडक्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं। प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो कंपटीशन यहाँ पर रहेगा विद सब्स्टिट्यूट, राइट, ठीक है। मार्केटिंग एंड सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे हाई रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स को अपने अगर उनका कोई प्रोडक्ट है, राइट, जो यूनिक है तो हेवी एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। हेवी एडवर्टाइजमेंट मतलब कि मार्केटिंग कॉस्ट जो है उनकी, राइट, जो उनकी सेलिंग कॉस्ट है वो उनको जम के करना पड़ेगा, वो उनको जम के बढ़ाना पड़ेगा, वरना कोई जानेगा ही नहीं उस यूनिकनेस के बारे में। फॉर एग्जांपल जो फूड चेन्स आपको दिखते हैं, फूड चेन्स आपको दिखते हैं, मैकडोनल्ड्स हो गया, बर्गर किंग हो गया, केएफसी हो गया, राइट, सेम प्रोडक्ट है आपको दिखेंगे यहाँ पे बट थोड़ा बहुत यूनिकनेस आपको दिख जाता है ना। जो आप क्लोथिंग ब्रांड है, नाइकी हो गया, एडिडास, प्यूमा, राइट, है ना, तो ब्रांडिंग मैटर करता है बिल्कुल, राइट, उनके शूज़ के ऊपर, तो ब्रांडिंग के अकॉर्डिंग जो उनका प्राइसेस होता है, ठीक है। टूथपेस्ट के बारे में बात करें, कोलगेट, पेप्सोडेंट, सेंसोडाइन, सब सारे के सारे दांत साफ करते हैं आपके, राइट, बट इंग्रेडिएंट अलग अलग हैं, है ना। तो उनका यूनिकनेस, यूनिक टेस्ट की वजह से, यूनिक ट्विस्ट की वजह से क्या है, जो प्राइस है वो आप डिसाइड नहीं करते हो, प्राइस जो है वो सेलर्स डिसाइड करते हैं कि सेलर जो है वो बताएंगे प्राइस क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल समझो कि दो चाय वाला है, हाँ, एक डॉली चाय वाला है, एक डॉली चाय वाला है और एक एमबीए चाय वाला है, ठीक है। दो एक डॉली चाय वाला और एक आपका एमबीए चाय वाला, ठीक है, राइट। डॉली चाय वाला बोल रहा है कि माई टी हैज़ द ऑर्गेनिक हब्स, मेरे टी में जो क्या है ऑर्गेनिक हब है, इसलिए 50 रुपये पर कप देंगे हम, ठीक है। एमबीए चाय वाला बोल रहा है माई टी हैज़ स्पेशल मसाला, ठीक है, 55 रुपये पर कप देंगे हम, ठीक है। तो कस्टमर बोल रहा है दोनों तो चाहिए, आई विल गो फॉर द फैंसी मसाला वन टुडे, तो कस्टमर को क्या करना पड़ रहा है, 50 के बदले 55 देना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, यूनिकनेस इज इक्वल टू पावर, आपको जो यूनिकनेस होता है वो आपकी पावर होती है, ठीक है, ठीक है। तो ब्रांड जो है वो छोटे छोटे बदलाव करके जीत जाते हैं, क्लियर है।
आई होप आपको रिवीजन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, याद होता जाएगा इन सब चीज़ों से। चलिए आगे बात करते हैं ओलिगोपोली मार्केट के बारे में। ओलिगोपोली मार्केट के बारे में बात किया जाए तो ओलिगोपोली मार्केट इज द मार्केट वेयर फ्यू लार्ज फर्म्स डोमिनेट। यहाँ पे थोड़े से बहुत कम सेलर होंगे, बट वो जो सेलर होंगे वो लार्ज सेलर होंगे और वो डोमिनेट करते हैं। ठीक है, उनका डिसीजन जो है वो एक दूसरे को इफेक्ट करता है। राइट, दे आर लाइक बिजनेस माफिया। ठीक है ठीक है, वेयर अ फ्यू कंपनी होल्ड्स मोस्ट ऑफ द पावर। ये लोग बिजनेस माफिया की तरह है, जहाँ पे थोड़ी सी कंपनी जो है, बहुत कम कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावर होल्ड कर रही होती है। ध्यान रखना कि पार्टिसिपेंट के बारे में बात करें, अगर बात करते हैं पार्टिसिपेंट के बारे में, तो यहाँ पे मेनी बायर्स होंगे, मेनी बायर्स होंगे। ठीक है, एंड फ्यू सेलर्स होंगे। मेनी बायर्स एंड फ्यू सेलर्स, बायर बहुत होंगे, खरीदार बहुत होंगे, लेकिन बेचने वाले बहुत कम होंगे। प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो क्लोथ सब्स्टिट्यूट होगा प्रोडक्ट का। ठीक है, यहाँ पे लार्ज फर्म दिया हुआ जो कंपनीज होंगी, बड़ी कंपनी होंगी, राइट, जो मार्केट को कंट्रोल कर रही होती हैं। ठीक है, ये सारी कंपनी जो है इनका क्लोथ सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा बिल्कुल, और इंटरडिपेंडेंस होंगी। मतलब कि ऐसी कंपनी जैसे मारुति, मारुति और होंडा। अगर होंडा कंपनी बोल रही है कि होंडा की एक क्लास एक गाड़ी है, राइट, होंडा की एक गाड़ी है, कोई कॉम्पैक्ट सेडान है, कोई कॉम्पैक्ट सेडान है, और मारुति के पास भी कोई कॉम्पैक्ट सेडान है। दोनों का प्राइस जो है लगभग इसका 9,30,000 है, इसका 9 लाख जो है 20,000 है। ठीक है, राइट। होंडा बोल रहा है कि हम अपने मेरे गाड़ी के साथ क्या होगा, इंश्योरेंस फ्री मिलेगा, इंश्योरेंस फ्री मिलेगा। तो मारुति को भी करना पड़ेगा ये, मारुति को भी होंडा की तरह इंश्योरेंस फ्री देना पड़ेगा, फिर कोई ना कोई प्रिविलेज देना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता ये है कि इंटरडिपेंडेंस होती है। यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस आपको दिखने मिलेगा। इफ मारुति इज गिविंग फ्री इंश्योरेंस, होंडा विल आल्सो हैव टू, राइट। इसके अलावा प्राइस कटिंग होता है, प्राइस वॉर्स यहाँ पे होता है। ठीक है, दोनों अपने अपने प्राइस कट करते हैं और थोड़ा थोड़ा प्राइस अपने कम करते हैं एक दूसरे से, जो जितना कम कर सके, राइट। अगर एंट्री के बारे में बात करें तो बहुत मुश्किल है नए फार्म्स को यहाँ पे एंटर करना। ठीक है, क्योंकि उस ब्रांड को एस्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल है उस लेवल पर। इसके अलावा हाई कॉस्ट लगता है, काफ़ी कैपिटल लगेगा आपका। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बारे में बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मिलेगा, राइट। कोई आपकी जो कार है जो सेम रेंज की है बट वो डीजल में अवेलेबल है, दूसरी कार सेम रेंज की है जो ईवी में अवेलेबल है, राइट, या फिर पेट्रोल में अवेलेबल है। ठीक है, राइट। तो प्रोडक्ट्स यहाँ पे आइडेंटिकल होते हैं, थोड़ा बहुत आपको डिफरेंशिएशन यहाँ पे, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे अंतर आपको मिल जाएगा। ठीक है, राइट। चलिए मार्केटिंग कॉस्ट के बारे में बात करें, अगर बात करते हैं मार्केटिंग कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट के बारे में, तो बिल्कुल मार्केटिंग कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट जो है यहाँ पे काफ़ी हाई रहेगा, होगा, काफ़ी हाई होने वाला है, क्योंकि उनको एडवर्टाइजमेंट प्रॉपरली करना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया है समझाने के लिए, यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं समझाने के लिए। टेलीकॉम इंडस्ट्री में देख लो, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, है ना। आप सुने होंगे कि जियो ने अपना दाम कम, अपना प्राइस कम किया है, एयरटेल भी कम करेगा, राइट। एयरटेल ने बढ़ा दिया है, जियो भी बढ़ा देता है, राइट। तो इस टाइप से फ्यू कंपनीज जो है डोमिनेट कर रही होती है मार्केट को। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करें, टाटा, hyundai, मारुति सुजुकी, ये सब कंपनीज हैं, ये सारी कंपनी है। ठीक है, यहाँ पे एक यहाँ पे समझाने का प्रयास किया आपको हम कि कोक बोल रहे हैं कि कोकोला कंपनी जो है वो बोल रही है कि वी आर द बेस्ट। पेप्सी बी लाइक होल्ड माई कैन, टाइम फॉर द न्यू एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, यहाँ पे फिर एक नया एडवर्टाइजमेंट होगा, कंज्यूमर बोलेगा जस्ट वांटेड अ ड्रिंक, राइट, क्लियर है। तो यहाँ पे ये जो आपको नीचे एग्जांपल्स दे रहे हैं, फनी एग्जांपल्स, ये बस आपको याद करने के लिए, आपके ब्रेन में फिट करने के लिए। ठीक है, मूविंग ऑन टू द लास्ट वन, दैट इज मोनोसोनी मार्केट, मोनोसोनी मार्केट, राइट। इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको वन बायर्स और मेनी सेलर्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको वन बायर और मेनी सेलर्स मिलेंगे। ठीक है, डिफेंस इसका एग्जांपल हो गया, डिफेंस, डिफेंस हो गया, रेलवे भी इसका एग्जांपल है, राइट। बट ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ये अलग है, मोनोपोली से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इट्स लाइक रिवर्स मोनोपोली, द मोनोस्पोनी मार्केट वेयर ओनली वन बायर कंट्रोल द डिमांड while many sellers compete to sell their products। ठीक है, यहाँ पे बायर कम है, यहाँ बायर कम है। मोनोपोली में क्या था, बायर बहुत थे, सॉरी, हाँ, मोनोपोली में क्या था कि बेचने वाले जो हैं एक थे, खरीदने वाले बहुत थे। यहाँ पे खरीदने वाले बहुत हैं, बेचने वाले एक ही हैं, सॉरी उल्टा बोल दिए। यहाँ पे खरीदने वाले एक ही हैं, बेचने वाले बहुत हैं, है ना। उल्टा बोल दिया हम, सॉरी, वेट, फिर से बताते हैं।
तो मोनोस्पोनी मार्केट के बारे में बात करें हम लोग। यहाँ पे आपको बेचने वाले जो हैं काफ़ी मिलेंगे, मेनी सेलर्स मिलेंगे और बायर्स के एक मिलेंगे। जो आपका मोनोपोली मार्केट था उसका ये उल्टा होता है। मोनोपोली में क्या था कि सेलर जो हैं वो एक था और बायर जो है बहुत सारे थे, बायर्स बहुत सारे थे, राइट। बट यहाँ पे क्या है, बायर एक है और सेलर बहुत सारे हैं, बायर एक है और सेलर जो है बहुत सारे हैं। की फीचर के बारे में बात करें तो आपको सिंगल बायर यहाँ पे मिलेगा, सिंगल बायर, ओनली वन बायर इन द मार्केट। बट सेलर आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, सेलर्स आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। मेनी प्रोडक्ट्स सप्लायर्स वांट टू सेल दिस बायर, इस बायर को सब लोग अपना सामान जो चिपकाने का प्रयास करेंगे, राइट, है ना, ठीक है। इसके अलावा बायर कंट्रोल द प्राइस, जो जो खरीदने वाला है प्राइस वो कंट्रोल करता है प्राइस कंट्रोल। फॉर एग्जांपल आपने डिफेंस को इक्विपमेंट बनाया है, राइट, डिफेंस का कोई इक्विपमेंट आपने बनाया है तो वो तो अपने पड़ोसी को बेचे वो नहीं ना, राइट। अब मान लो कि 3 कंपनी है या 4 कंपनी है, 4 कंपनी जो है इन्होंने डिफेंस इक्विपमेंट बनाया है, राइट। तो ये अल्टीमेटली किसको बेचेंगे, गवर्नमेंट को बेचेंगे। या फिर मान लो कि एक टेंडर निकला है जो कि 4 कंपनी को दिया गया है, राइट, और बोला गया है तुम चारों जो है रेलवे का इंजन बनाओ, चारों जो है रेलवे का इंजन बनाओ, राइट। बनाने के बाद किसको देंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही देंगे ना, राइट। तो यहाँ पे आपको देखो बायर एक ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन सेलर आपको मल्टीपल मिल रहा है, जो सेलर्स हैं वो आपको मल्टीपल मिल रहा है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एज अ बायर डिसाइड करेगी कि प्राइस क्या होना चाहिए, प्राइस नेगोशिएट कर सकती हैं लोग। तो बायर जो है यहाँ पे ये लोग प्राइस को नेगोशिएट करेंगे, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे एंट्री और एग्जिट क्लोज होता है, यहाँ पे एंट्री और एग्जिट क्लोज होता है, राइट। एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज, डिफेंस, इन सब के बारे में आप कहाँ से कुछ कर लोगे। तो यहाँ पे एंट्री और एग्जिट जो है ध्यान रखना क्लोज होता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, बहुत छोटे लेवल पे एग्जांपल रखे हम कि इमेजिन एक विलेज है, राइट, और इस विलेज में एक बड़ा सा हॉस्पिटल ओपन हुआ है जो कि हायरिंग स्टार्ट किया है, किसके लिए, नर्सेस के लिए, ठीक है। मेनी क्वालिफाइड नर्सेस वांट जॉब बट द हॉस्पिटल कैन ओनली ऑफर लो सैलरीज। बहुत सारी क्वालिफाइड नर्सेज जो है जॉब के लिए गई हैं, लेकिन हॉस्पिटल बोल रहा है कि अकेला मैं ही पूरे गाँव में एक बड़ा हॉस्पिटल हूँ, तो मैं जो है कम पेमेंट करूँगा, राइट, मैं कम सैलरी हायर करूँगा। अब नर्स जो नौकरी करने आई हैं, जो जॉब के लिए आई हैं, उनके पास कोई और ऑप्शन होता नहीं है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, राइट। नर्सेस हैव नो अदर ऑप्शंस बट टू एक्सेप्ट, राइट। इसके वजह से क्या हो रहा है, हॉस्पिटल जो है वो आपका मोनोपोनोस्टिक हो रहा है, क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इन मोनोस्पोनी मार्केट द बायर होल्ड्स ऑल द पावर एंड द सेलर हैव टू एक्सेप्ट ऑल द डील। सेलर को मानना पड़ता है बात, क्लियर। तो हमारा इकोनॉमिक्स कंप्लीट हुआ, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। हम लोग समझे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो क्या होता है। माइक्रो इंडिविजुअल लेवल पर होगा, मैक्रो नेशनल लेवल पर होगा। इसका टूल क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। इसका टूल क्या है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे आपको हम एक्सप्लेन करने का प्रयास किए हैं कि डॉक्टर जो है पेशेंट से बोल रहा है कि आई हैव टू पीसेस ऑफ एडवाइस फॉर यू। पहला क्या है, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, एक्सरसाइज डेली एंड ईट हेल्दी, राइट। दूसरा एडवाइस ये है कि होप द इकोनॉमिक डजंट क्रैश, इकोनॉमिक क्रैश अगर होगा तो हेल्थ केयर आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे फर्स्ट एडवाइस में जो आपका डॉक्टर है वो किसके बारे में बात कर रहा है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहा है। बट सेकंड एडवाइस में ही इज स्पीकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अबाउट यू and your choices, but macroeconomics is about the whole economy, whole of the economy, which will be affecting you ultimately, which will be affecting you, clear। फिर बात की नेशनल इनकम के बारे में। वी हैव अंडरस्टूड कि नेशनल इनकम और जीडीपी दोनों में डिफरेंस क्या होता है ना। जीडीपी जीएनपी में क्या फर्क होता है, फैक्टर इनकम क्या है आपका। फैक्टर इनकम जब पढ़ेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि फैक्टर इनकम दो तरह के हैं, राइट, और नेट फैक्टर क्या है। नेट फैक्टर जब पढ़ेंगे तो बात करेंगे नेट क्या होता है, ग्रॉस क्या होता है, राइट। इसके बाद बात की हम लोग जीडीपी के बारे में, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एनएनपी के बारे में, डेट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रीन जीडीपी के बारे में बात की है, राइट, जहाँ पैसा ही पैसा होगा जो है उसमें से माइनस क्या होता है, जो आपके इकोनॉमिक बोलो सॉरी इन्वायरमेंटल जो डैमेज होता है, जो भी आपका इन्वायरमेंटल डैमेज होता है ये लेस होता है, राइट। जो आपका जीडीपी है उनमें से, जो आपका जीडीपी है उनमें से ये लेस होता है, राइट। फिर बात की हम लोग नेशनल इनकम के बारे में। पर्सनल इनकम समझे हम लोग की पर्सनल इनकम क्या है, पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में डिफरेंस क्या है, रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या है, जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है, राइट। इसके अलावा समझे पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है, इन्फ्लेशनरी जीडीपी क्या है,
डिस्क्रिशनरी जीडीपी क्या है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको बताएं कि क्या होता है, राइट। तो है ना, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट, जीडीपी पर कैपिटा इनकम, राइट। इसके अलावा 8 कोर इंडस्ट्री के बारे में बात की, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मार्केट। मनी, मनी के बारे में बात की हम लोग, जहाँ पे आपको हम 5 तरह के मनी के बारे में बताए थे, फिएट मनी, कमोडिटी मनी, फिड्यूशरी मनी, कमर्शियल मनी और फुल बॉडीड मनी, राइट। यहाँ पे मेजर ऑफ मनी सप्लाई बताएं कि मनी सप्लाई को कैसे कैसे मेजर करते हैं हम लोग, M1, M2, M3, M4 सबके वैल्यू के बारे में बात की हम लोग। फाइनली बात की हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, जहाँ पे 5 मार्केट को हम लोग पढ़े थे, राइट। 5 तरह के मार्केट हम लोग पढ़े हैं। पहला आपका क्या है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होगा, परफेक्ट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होगा, यहाँ पे आपको हाई बायर्स मिलेंगे और हाई सेलर्स मिलेंगे, मतलब मेनी बायर्स एंड मेनी सेलर्स मिलेंगे। प्रोडक्ट जो है वो होमोजीनियस होगा, सेम काइंड ऑफ होगा, बट आपको सब्स्टिट्यूट मिलने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। मार्केटिंग और सेलिंग कॉस्ट जो यहाँ पे ना के बराबर है। नॉलेज, एंट्री एंड एग्जिट परफेक्ट स्मूथ है, राइट। बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, एनी वन कैन एंटर एनी टाइम और लीव द मार्केट, राइट। इसके अलावा हम लोग बात की कि यहाँ पे जो प्राइस है, प्राइस मेकर है, वो कहीं ना कहीं बायर आपको दिखाई देता है, ठीक है। फिर बात की हम लोग मोनोपोली मार्केट के बारे में। मोनोपोली मार्केट जहाँ पे एक सेलर रहेगा और उसका मोनोपोली रहेगा, वर्चस्व रहेगा पूरे के पूरे किसमें, मार्केट में। यहाँ बायर्स बहुत मिलेंगे बट सेलर आपको एक मिलेंगे। आपको अगर टिकट लेना है ट्रेन का तो आप रेलवे के पास ही जाओगे, आप कहीं और नहीं जा पाओगे, राइट। वो ऑब्वियसली अब एयरलाइंस तो वो अलग इंडस्ट्री हो गई, है ना। फिर प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो प्रोडक्ट यहाँ पे आपको क्लोज सब्स्टिट्यूट मिलेगा, राइट। यहाँ पे आपका मार्केटिंग एंड सेलिंग कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता, ठीक है ना। कभी देखे हो एडवर्टाइजमेंट आते हुए रेलवे का टीवी पे, नहीं देखे होगे ना। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है उनका उनका एडवर्टाइजमेंट कहीं कभी नहीं देखे होगे आप टीवी पर, राइट। इसके अलावा आपके इस इंडस्ट्री में जो नॉलेज के बारे में बात करें, एंटी एग्जिट के बारे में बात करें, रेस्ट्रिक्टेड है ना, रेस्ट्रिक्टेड है फ्रॉम द लॉ एंड है ना। पेटेंट भी यहाँ बहुत सारा नीड होता है, राइट। इसके अलावा सेलर यहाँ पे प्राइस मेकर है, सेलर जो है प्राइस मेकर है। ध्यान रखना कि जो मोनोपोली मार्केट है यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल। अगर पूछता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे होगा तो बिल्कुल यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। रेलवे बोल सकता है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो ओल्ड लोग हैं, जो अडल्ट, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको हम लोग 50% जो है डिस्काउंट देंगे, और जो एडल्ट हैं, राइट, उनसे पूरा किराया वसूला जाएगा। जो बच्चे हैं उनको डिस्काउंट दिया जाएगा। इस टाइप का कुछ जो है आ सकता है। तो यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है पॉसिबल है। मोनोपोलिस्टिक मार्केट के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट कैसे होंगे, मेनी बायर्स एंड मेनी सेलर्स, राइट। सेलर्स आर सेलिंग द सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट बट विद डिफरेंट वर्जन्स। यहाँ पे यूनिकनेस रहेगा प्रोडक्ट में उनके, ठीक है। प्रोडक्ट जो है वो उनका यूनिक रहेगा, कंपटीशन रहेगा प्रॉपर, एंड मार्केटिंग एंड सेलिंग कॉस्ट बिल्कुल आपकी रहेंगी, ठीक है, राइट। इसके अलावा जो सेलर, जो आपके सेलर होंगे वो प्राइस मेकर होंगे, बिकॉज उनके पास प्रोडक्ट में क्या है, थोड़ा सा यूनिकनेस है, राइट। फॉर एग्जांपल जो आपके क्लोथिंग ब्रांड हो गए, नाइकी हो गया, एडिडास, प्यूमा, राइट। टूथपेस्ट के बारे में बात कर लेते, कोलगेट, पेप्सोडेंट, सेंसोडाइन, डाबर, पतंजलि, है ना। पतंजलि में तो आजकल मछली मछली डाल के खिला दे रहे हैं, ठीक है। एक रिपोर्ट में आया है ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ओलिगोपोली मार्केट के बारे में बात किया जाए, ओलिगोपोली मार्केट जो है इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले पार्टिसिपेंट पढ़ना है आपको। पार्टिसिपेंट कितने हैं, तो मेनी बायर होंगे, फ्यू सेलर होंगे। बायर्स बहुत होंगे, सेलर यहाँ पे कम होंगे। प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होगा, इंटरडिपेंडेंस होगा। अगर एक कंपनी जो है वो साथ में, सपोज मान लो कि होंडा जो है वो इंश्योरेंस फ्री दे रहा है, तो मारुति को भी इंश्योरेंस फ्री देना पड़ेगा। प्राइस कटिंग होगा, यहाँ पे प्राइस वॉर होता है दोनों के बीच में। देखोगे अगर एक प्राइस ड्रॉप हो रहा है दूसरा भी प्राइस ड्रॉप कर रहा है, अगर पहला प्राइस बढ़ा तो दूसरा भी प्राइस बढ़ा रहा है, राइट। इस टाइप के मार्केट में एंट्री लेना, एग्जिट लेना बहुत टफ होता है, बिकॉज एक तो वो एस्टैब्लिश्ड वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड आप उनसे कम्पीट करने जा रहे हो। दूसरा बात की हाई कॉस्ट यहाँ पे लग रहा होता है, ठीक है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पे मिल जाता है बिल्कुल, ठीक है। एंड सेलर विल बी द प्राइस मेकर। यहाँ पे सेलर जो है वो आपका प्राइस मेकर होंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपकी कार इंडस्ट्री हो गई, राइट। इसके अलावा आपका जो है ना, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गया, कोका कोला, पेप्सी, आप देखते हो, है ना। फिर बात करते हैं मोनोप्सोनी मार्केट के बारे में। मोनोप्सोनी मार्केट में क्या होंगे, मेनी सेलर्स बट वन बायर्स, है ना। सेलर बहुत होंगे बट बायर एक ही होगा, बायर आपका एक ही होगा, राइट। इसके अलावा प्रोडक्ट यहाँ पे आपको होमोजीनियस मिलेंगे फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, राइट। इसके अलावा नॉलेज, एंट्री एंड एग्जिट जो है बहुत टफ है यहाँ पे, राइट। बिल्कुल क्लोज है, आप बोल सकते हो, एनर्जी बिल्कुल क्लोज है, राइट। एंड यहाँ पे बायर जो है, जो आपका बायर होगा, ही विल बी द प्राइस मेकर। बायर जो है वो डिसाइड करेगा कि प्राइस क्या होने वाला है, ठीक है, राइट।
तो हो गया भैया आपका इकोनॉमिक्स ख़त्म। कल आपका एक लेक्चर होगा, राइट, जहाँ पे हम गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात करेंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। एंड आपका लेक्चर जो है कम्प्लीटली इकोनॉमिक्स जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बस पीवाईक्यू लगा लो, इतना पढ़ लो, पीवाईक्यू लगा लो, आपके इजीली सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चाहे आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे दो, चाहे तुम सीडीएस दो, सीएपीएफ दो, चाहे आप सीएससी के बहुत सारे पेपर, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे इसमें। ठीक है, हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़े हैं, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ लिए हम लोग, राइट। इसके बाद हम लोग पढ़े हम लोग प्लानिंग इन इंडिया, जहाँ पे प्लानिंग कमीशन वगैरह पढ़े थे हम लोग, प्लानिंग कमीशन वगैरह, राइट। इसके अलावा हम लोग पढ़े आरबीआई, आरबीआई आरबीआई के साथ क्या पढ़े हम लोग? मॉनेटरी पॉलिसी पढ़े, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़े हम लोग। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़े थे इन्फ्लेशन के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में पढ़े हैं। इसी के अंदर हम लोग बहुत कुछ और पढ़े हैं। आरबीआई के अंदर आरबीआई पढ़े हैं, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़े हैं हम लोग, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है, सीपीआई क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में हम लोग किए थे बजट एंड टैक्सेशन, बजट और टैक्सेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में पढ़े थे हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, एंड पॉवर्टी। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 हम लोग पढ़े थे बैंकिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बैंकिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और आज हमारा 9th लेक्चर था कि इसका इकोनॉमिक्स का, जहाँ पे हम लोग मिसलेनियस बहुत सारी चीज़ों को पढ़े हैं, राइट। मार्केट स्ट्रक्चर पढ़े हैं हम लोग, मनी पढ़े हैं, राइट। बस एक लेक्चर और होगा आपका, लेक्चर नंबर 10, जहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स को हम डिस्कस कर लेंगे। गवर्नमेंट स्कीम के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे जितने भी आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, राइट। कभी कभी पूछ लेता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ लेता है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं हम लोग उसको भी देख लेंगे, ताकि क्वेश्चन आपका एग्जाम में आए तो मिस ना हो, बिकॉज क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स में आते हैं वो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, चलिए। ऑलराइट, आज के लिए सफिशिएंट है। साइनिंग ऑफ, सागर तिवारी।